जिसके साथ आपका कार्मिक बॉन्डिंग सबसे स्ट्रॉन्ग होगा ना, वो व्यक्ति जीवन में जरूर आएगा। आपकी हर इच्छा का, फ्री विल का ये पूरा यूनिवर्स सम्मान करता है। हो सकता है किसी के साथ बहुत नफरत भी करी हो ना, ये व्यक्ति भी जीवन में जरूर आए, ऐसा भी पॉसिबल है। और जब आएगा तो इतना अट्रैक्टिव होकर आएगा, आपको लगेगा कि इस बंदे के प्रति तो बस पूछो मत कि इतना अट्रैक्शन फील हो रहा है। क्यों कुछ लोग इतनी चैलेंजिंग मैरिजेस को चूज करते हैं और क्यों कुछ लोगों की मैरिज इतनी अच्छी होती है? अच्छा है या बुरा है, आप ही ने उसको एक्सेप्ट किया है। मनुष्य को मांगता है बार बार, यही चाहिए, भले ही बुरा है लेकिन फेमिलियर है। हाँ, भले ही बुरा है क्योंकि कोई दूसरा अननोन से पंगा लेने के बजाय एक नोन पंगा पर्सन जो है ना, जो दर्द भी दे रहा है फिर भी एक्सेप्टेबल है। क्या इंटेंस प्रेम या फिर इंटेंस अटैचमेंट भी दो सोल्स को इतना ज़्यादा बांधती है कि वो मिलते जाते हैं और कभी उन्हें वो मोक्ष की स्टेट नहीं मिलती है? प्यार की एक ऐसी वाइब्रेशन है ना, वो दुनिया में जहाँ भी आप भेजोगे ना, वो कहीं ना कहीं जिस व्यक्ति के प्रति होगी वो दुनिया में किसी कोने में होगा, खिंचा चला आएगा। अभी आप सुनते हो ना कई लोगों के बारे में कि ये व्यक्ति इंडियन था और इंडियन ने किसी अमेरिकन से शादी करी, वो 7 समुद्र पार से उससे मिलने के लिए आई या आया। अगर वो आज खुद से पूछे कि मुझे अगर एक पार्टनर चाहिए, मुझे विवाह करना है, तो क्या होगा उस विवाह करने से? क्या डिफरेंट होगा? क्या वो चीज़ है जो मैं अकेले नहीं एक्सपीरियंस कर सकता हूँ या कर सकती हूँ? ये दुनिया एक स्कूल है, यहाँ लर्निंग के लिए आए हैं हम। और जब लर्निंग के लिए आए हैं तो जिस बेंच पर आप बैठते हो, आपके जो पड़ोसी है ना, वो बहुत मैटर करता है। कहीं ना कहीं ये चीज़ को समझना बहुत जरूरी है कि शादी एक ऐसा पावरफुल बॉन्डिंग है, परमात्मा ने ऐसा सिस्टम स्थापित कर रखा है, इसीलिए हमारे सभी देवी देवताओं को प्रॉपर मैरिट दिखाया गया है ना, सिस्टमेटिक है सारा। कैसे समझा जाए अगर कोई नई एनर्जी किसी की लाइफ में आ रही है कि ये मेरा सोलमेट होगा या कार्मिक पार्टनर होगा? ये आसान नहीं है समझना, आसान नहीं है। नहीं। हमारी फ्री विल से जो व्यक्ति हमारी भाग्य में लिखा है, चाहे सोलमेट हो चाहे कार्मिक पार्टनर हो, इस जीवन की फ्री विल से आप उसे भी बदल सकते हैं, उसे टाला जा सकता है। नमस्ते एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो एंड दिस इज़ योर होस्ट रंगोली शर्मा। आज मैं आपके लिए ना एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई। रिश्तों की हमें क्यों ज़रूरत होती है? अगर हमारी सोल अपने आप में पूर्ण है तो हमें एक पार्टनर की, लाइफ पार्टनर की क्यों ज़रूरत होती है? आज के पॉडकास्ट में मेरा इंटेंशन है कि मैं आपको शादी का स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस समझाऊं कि क्यों करनी चाहिए। अगर आपका मन नहीं है विवाह करने का तो क्यों नहीं है? क्या आपकी सोल ने पहले से डिसाइड किया है कि मुझे एक पार्टनर चाहिए और मुझे वो सोल एक्सपेंशन एक्सपीरियंस करना है, या फिर आपकी सोल ने डिसाइड किया है कि मैं अपने आप में पूर्ण हूँ, आई वॉन्ट टू एन्जॉय माई लाइफ इन माई ओन वे? क्यों आपको शादी की ज़रूरत है? क्या एग्जैक्टली आपकी एनर्जी में होता है जब एक पार्टनर आपकी लाइफ में आता है? कैसे पता लगेगा कि ये पार्टनर आपका कार्मिक सेटलमेंट है, पिछले जन्मों के कर्मों का भुगतान करवाने आया है, इसलिए आपकी शादी में इतना पेन है, इतना क्योस है, या फिर आपकी सोल्स ने प्रोमिसेस किए थे कि बहुत प्रेम था आप दोनों के बीच में और फिर से उस प्रेम को आप एक्सपीरियंस करने आए हैं? एंड हाउ ब्यूटीफुल इज़ दैट। आज हमने यही जानने की कोशिश की है। तो आई एम श्योर कि आपके मैरिज को लेकर, लाइफ पार्टनर को लेकर जो डाउट्स हैं, जो अपनी शादी को लेकर डाउट्स हैं, जो आपको अपने पार्टनर की प्रेजेंस को समझना है अपनी लाइफ में, आज का पॉडकास्ट आपको वो क्लैरिटी देगा। मुझे तो मिल गई है बाय द एंड ऑफ दिस पॉडकास्ट। बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंसाइटफुल पॉडकास्ट है आज का ही, एंड आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप इसे अंत तक ज़रूर सुनिए। आपको अपनी लाइफ के बारे में बहुत कुछ पता लगने वाला है। अगर आपकी लाइफ में कोई नई एनर्जी अभी आई है तो आपको कैसे पता लगेगा कि ये आपका सोलमेट है जिसके साथ आपका विवाह बहुत अच्छा होगा, या फिर एक कार्मिक पार्टनर है, या आप उसे बदल भी सकते हैं? मतलब जो आपकी कुंडली में, जो विधाता ने आपके लिए लिखा है, क्या आप अपनी फ्री विल से उस पार्टनर को भी बदल सकते हैं? मैंने ऐसे कुछ सवालों के आंसर्स ढूंढने की कोशिश की है, सो आई एम श्योर कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। और इस डिस्कशन को आज के हमारे गेस्ट की एनर्जी ने भी उतना ही इंसाइटफुल बनाया है। आप उन्हें बहुत पसंद करते हैं और पर्सनली मेरे भी बहुत फेवरेट है। जब भी मैं इनके साथ बैठती हूँ, इट डजंट फील लाइक अ पॉडकास्ट, इट फील्स लाइक अ वेरी नेचुरल कॉन्वर्सेशन। एक गुरु शिष्य का कनेक्शन, मुझे ऐसा फील होता है जेन्युइनली। नाउ आई वुड लाइक टू वेलकम संजीव मलिक सर, हु इज़ अ पास्ट लाइफ रिग्रेशनिस्ट, ऑथर और लाइफ कोच हैं। संजीव सर, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। जी नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है आज आपसे फिर से मिलके जी। और उतना ही अच्छा मैंने आज टॉपिक चुना है जो कि सभी को बहुत पसंद आएगा। मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आज के इस टॉपिक को डिस्कस करने के लिए, क्योंकि जब हम हमारी सोल जर्नी को समझना चाहते हैं ना सर, कहीं ना कहीं हमारे रिलेशंस का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। और उसी एक ऐसे रिलेशन को मैंने आज चुना है, लाइफ पार्टनर, मैरिज। कुछ लोग शादी को
एक कार्मिक डेट समझते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि ये आपका सोल का सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम है कहीं ना कहीं। तो मैं शुरुआत सर इसी से करूँगी कि आपके लेंस के अनुसार एग्जैक्टली मैरिज है क्या? क्या सच में पूर्व जन्मों का कार्मिक डेट सेटलमेंट है, या फिर हमारी लाइफ में एक ऐसी एनर्जी आती है जो कहीं ना कहीं पहले से ही डिसाइडेड होती है कि मैं तुम्हें सपोर्ट करूँगा तुम्हारी लाइफ में या करूँगी, और हम दोनों मिलकर वो सोल एक्सपेंशन एक्सपीरियंस करेंगे। एटलीस्ट दैट्स व्हाट आई पर्सनली थिंक। बट आपके अकॉर्डिंग क्या है? ये दोनों ही बातें कहीं ना कहीं ठीक हैं। एक तरीके से कार्मिक डेट भी है और एक सपोर्ट सिस्टम भी है। अब ये दोनों चीज़ें एक साथ कैसे होती हैं, ये अपने आप में एक बड़ा सरप्राइज है। देखो, एक चीज़ क्या होती है कि सपोर्ट सिस्टम तो परमात्मा ने, देखो, एक दूसरे का साथ, मेल और फीमेल को परमात्मा ने एक ऑपोजिट टाइप की नेचर दी है। आपने कहीं ना कहीं उस बुक के बारे में सुना है, मेन आर फ्रॉम मार्स एंड वुमेन आर फ्रॉम वीनस, वन ऑफ माय फेवरेट बुक्स, है ना। तो दोनों की नेचर में कुछ चेंजेस हैं। अगर हम अपनी बॉडी के हिसाब से भी कहें ना, तो मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी हमारी हाफ हाफ होती है। जैसे भगवान शिव की माँ भगवती की एनर्जी है ना, दोनों की अपनी अपनी एनर्जी है। लेकिन अगर हम अपनी बॉडी के अंदर भी कहें तो हमारा आधा पार्ट जो है शिवत्व को प्रेजेंट करता है और आधा पार्ट जो है वो फेमिनाइन पावर को रिप्रेजेंट करता है ना। तो कहीं ना कहीं हर एक व्यक्ति यूनियन ढूंढ रहा है जिससे वो कंप्लीट फील हो सके, है ना। एनर्जी ऐसी होती है, अब मेल एनर्जी को परमात्मा ने बनाया ही ऐसा है कि वो एक काउंटर पार्ट ढूंढेगी। ऑपोजिट एनर्जी, ऑपोजिट जो पोल होते हैं मैग्नेट के, वो दूसरे को अट्रैक्ट करते ही करते हैं। अब एग्जाम्पल से कहूँ, अगर मैं क्योंकि मैं एनर्जी की भाषा में ज़्यादा बात करता हूँ, तो हमारे मेल्स के जो है ना, वो फर्स्ट चक्र यानी मूलाधार चक्र, मणिपुर चक्र यानी तीसरा चक्र, और थ्रॉट चक्र, ये तीन ज़्यादा स्ट्रोंग होते हैं। लेकिन उनके यही चक्र वीक, जो ऑपोजिट हैं वो वीक होते हैं। यानी कि स्वादिष्टान चक्र मेल्स का वीक होता है, जो कि सेंसिटिव होता है, समझता है, सेंसेशंस के प्रति सेंसिटिव होता है, खान पान के प्रति, देखने के प्रति, सौंदर्य के प्रति कम सेंसिटिव होता है ना। ये एक जनरल बात बता रहा हूँ, स्वादिष्टान चक्र। और यही चक्र फीमेल्स का ज़्यादा एक्टिव होता है। रूट चक्र कहूँ तो मेल्स का ज़्यादा एक्टिव होता है, जो उन्हें फिजिकली थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रेंथ देता है, थोड़ी ज़्यादा ताकत देता है, थोड़ा बेस देता है, एक आधार देता है। फीमेल्स का यही चक्र वीक होता है। तो उसके बाद मणिपुर चक्र भी मेल्स का थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, फीमेल्स का थोड़ा सा वीक होता है, जो कॉन्फिडेंस देता है, विल पावर देता है। फीमेल्स का क्यों वीक बनाया जाता है? परमात्मा की तरफ से, क्योंकि उनको एक बेबी कैरी करना होता है, और तो उस चक्र के हिसाब से थोड़ा सॉफ्ट बनाया जाता है। ये वाला हिस्सा पूरा का पूरा सोलर प्लेक्सस थोड़ा सॉफ्ट बनाया जाता है। परमात्मा की रचना है, बिल्कुल नेचुरल सी बात लगती है ना। तो जब ये एक तरफ वो वाला उसका पॉजिटिव पार्ट और एक तरफ उसका नेगेटिव पार्ट है ना, नेगेटिव का मतलब उस सेंस में जहाँ उसकी एक तरफ एक पहाड़ है और एक तरफ एक डिच है, दोनों को अगर बैलेंस करके देखा जाए ना, तो एनर्जी कहीं ना कहीं, वो हर व्यक्ति अपना एनर्जी को कंप्लीट करना चाहता है, इसीलिए दोनों को एक दूसरे की जरूरत फील होती है। तो एक तो वो वाली बात कि एनर्जी लेवल पर भी आपको कोई तो चाहिए किसी ना किसी रूप में जो आपकी एनर्जी के ऑपोजिट हो। अब ऑपोजिट होने के लिए अब यहाँ पर एक दो बड़ा कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है। ऑपोजिट होगा, अब एक जैसे फीमेल बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं, कंपैरेटिवली मेल उतने सेंसिटिव नहीं होते। उनको स्ट्रॉन्ग होना है, इमोशनली उतने मैच्योर भी, उनको डिफरेंट तरीके से चीज़ों को डील करना है ना, उनको डिफरेंट तरीके से, दोनों के रोल अलग अलग हैं। तो नेचर ने उस लेवल पर अगर देखें ना, तो दोनों के रोल बिल्कुल डिफरेंट हैं, और अट्रैक्शन होने का स्वभाव भी बिल्कुल ज़रूरी है ना। तो दोनों बातों को लेके अब रही बात कर्मा की, कर्मों के हिसाब से, और दोनों चीज़ों को मैं लेके चलूँ तो कर्मों के हिसाब से क्या होता है कि जिस व्यक्ति के साथ आपके सबसे स्ट्रॉन्ग कार्मिक बॉन्डिंग होती है ना, वो व्यक्ति आपकी लाइफ में कभी ना कभी जरूर आएगा, है ना। दूसरी तरफ ये भी है कि सपोर्ट सिस्टम भी है अपनी जगह पर, वो हमने पहली बात करी, सपोर्ट तो चाहिए एक दूसरे को, एक दूसरे का सहारा चाहिए, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। आप देखोगे भले ही कई बार बड़े बड़े सन्यासी वगैरह भी होंगे ना, उनको भी सपोर्ट करने वाली उनकी माता या उनकी बहन या किसी ना किसी रूप में कोई ना कोई जरूर होंगे, राइट। ये भी प्रकृति का एक बैलेंस ही है कहीं ना कहीं, कि दोनों को एक दूसरे का सपोर्ट किसी ना किसी रूप में जरूर लगेगा, है ना, तभी सृष्टि ग्रो करती है, और वो है भी जरूरी। रही बात कर्मों की, तो ये भी उतनी ही ज़्यादा ट्रू है। देखो, एक व्यक्ति मान लो 20 रिश्ते देखता है अलग अलग टाइप के, एक पर्टिकुलर व्यक्ति पर जाकर उसकी नज़र टिक जाती है कि भाई यहाँ मेरे को ना मैचिंग बैठ रही है। अब वो मैचिंग क्यों बैठ रही है?
हाँ तो बहुत स्ट्रॉन्ग कार्मिक बॉन्डिंग हो सकती है बिल्कुल उस सर, व्यक्ति एक के एक साथ। आपने कहा ना मैचिंग, एक सोल रिकग्निशन होता है। हम किसी से पहली बार मिलते हैं और मोर देन आवर वर्ड्स हमारी एनर्जी स्पीक करती है ना उनके साथ। तो Right. एक इंस्टेंट अट्रैक्शन कह लो या एक इंस्टेंट रिकग्निशन कह लो कि यू फील समथिंग फॉर दैट पर्सन कि दिस Right. एनर्जी बिलोंग्स टू मी। राइट राइट। इसका कारण ये भी होता है कि पिछले जन्मों में हमने बहुत लोगों के ऐसे कार्मिक पैटर्न देखे हैं जिन लोगों के साथ आपने एक लंबा लाइफ टाइम बिताया है। ओके, मतलब आप पास्ट लाइफ में उनके साथ रह चुके हैं, रह चुके इसीलिए हैं। वो रिकग्निशन अभी फील हो रहा है। बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि आप इतना लंबा समय बिता चुके हो। कहीं ना कहीं इसी को हम सोलमेट बोलते हैं। Yes. वो सोलमेट किसी एक पार्टनर के रूप में भी आ सकता है, वो अन्य रिश्ते के रूप में भी आ सकता है। जब आप मन में कोई इंटेंशन डालते हो सकता है आप अपने ब्रदर के साथ बचपन में किसी जीवन में बहुत मतलब कभी भाई बहन थे, कभी पिता और बेटी का रिश्ता था, दो भाइयों का रिश्ता था, दो बहनें आपस में एक दूसरे के बहुत क्लोज थी। जी। फिर किसी जर्नी में वो हो सकता है कि एक उसमें से एक मेल फॉर्म में चेंज हो गया किसी जर्नी में, वी डोंट नो। तो लेकिन आपस में बॉन्डिंग इतनी स्ट्रांग थी कि हमने अच्छे बुरे समय इकट्ठे बिताए। मन में इंटेंशन डाला कि यार जो भी हो ये बंदा मेरे को सूट करता है, हाँ, हर अच्छा life या में हम बुरा, मिलेंगे। हमें हर लाइफ में हाँ, मिलेंगे, किसी भी फॉर्म में किसी भी फॉर्म में मिलेंगे। तो दो बहनें थी, हो सकता है उनमें से एक जो है मेल काउंटर पार्ट बन के आ जाए। जी। ऐसा हमने बहुत देखा है। दो मेल्स फ्रेंड थे एक दूसरे के साथ, ऐसा भी है कि वो फिर से पार्टनर बन के आ जाएं, ऐसा भी बहुत होता है। ओके। और जिसके साथ आपका कार्मिक बॉन्डिंग सबसे स्ट्रांग होगा ना, वो व्यक्ति जीवन में जरूर आएगा। आपकी हर इच्छा का, फ्री विल का ये पूरा यूनिवर्स सम्मान करता है। वाओ, हाउ ब्यूटीफुल। तो मन में जब इंटेंशन डाले जाते हैं तो अच्छी या बुरी, मुझे ये बंदा कभी नहीं चाहिए, ऐसा भी बहुत बार लोग मन में डालते प्लीज हैं। इससे फिर कभी मत मिलना। हाँ, लेकिन आप यकीन मानो कि जब आप ऐसी कोई नेगेटिव इंटेंशन भी डालते हो ना, परमात्मा सुनता सारी है। लेकिन ऐसा किसी के प्रति नफरत क्रिएट करना यूनिवर्स को मंजूर नहीं है। हो सकता है किसी के साथ बहुत नफरत भी करी हो ना, ये व्यक्ति भी जीवन में जरूर आए, ऐसा भी पॉसिबल है। और जब आएगा तो इतना अट्रैक्टिव होकर आएगा, आपको लगेगा कि इस बंदे के प्रति तो बस पूछो मत कि इतना अट्रैक्शन फील हो रहा है। जबकि थोड़े ही समय में जब आप उसके रियल तेवर देखोगे तो कुछ और ही निकलेगा। Yes. कि अट्रैक्शन भी हुआ और बाद में इतना ज़्यादा रिपल्शन भी हुआ, ऐसा भी बहुत देखा है। मैंने एक बंदे का कार्मिक चेक करके देखा, मुझे उसने बोला कि एक लड़की के प्रति मेरे मन में अट्रैक्शन था, बड़ा परेशान था, बेंगलोर से आया था यहाँ पर हमें PLR करवाने के लिए दिल्ली। हमने कहा कि एक लड़की के प्रति मेरे मन में बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन था। मैंने देखा कि हम दोनों के में जब भी हम क्लोज आते एक दूसरे के प्रति आने की, मिलने की खींच ऐसे नहीं रहती कि हम सारी चीज़ें छोड़ के एक दूसरे से मिलने पहुँचते। फिर झगड़ा इतना होता आपस में कि समझो नहीं। भाई मेरे को ये समझ नहीं आ रहा ये पैटर्न क्या है। जब मैंने उनका पैटर्न देखा तो चेक करा कि ये दोनों ना पिछले जीवन में बहुत अच्छे दोस्त थे, दोनों मेल्स थे। ओके, दोनों मेल्स थे, दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। एक लंबे समय तक इनकी दोस्ती बचपन से लेकर ग्रो करते हुए चली। फिर एक सर्टेन टाइम पे इन लोगों ने कोई व्यवसाय शुरू किया जिसमें ये दोनों पार्टनर बने। दोनों ने मिलकर सारा जर्नी करी थी, बहुत प्यार था एक दूसरे के बिना, मतलब खाना भी नहीं खाना, उस टाइप का भाव था। लेकिन जैसे ही धन का मामला बीच में आया ना, तो दोनों ने फिर एक पार्टनरशिप करके उसमें फिर एक समय के बाद वो मतलब मैं बड़ा पार्टनर मैं छोटा पार्टनर वाला हो गया कि अब बंटवारे की बात आ गई। तो बीच में आ गया पैसे की वजह से दोनों एक दूसरे से फाइनली बहुत एंटी हो गए। गुस्सा आ गया एक दूसरे के प्रति, नेगेटिव, इसने ज़्यादा ले लिया, इसने कम ले लिया, मेहनत मैंने ज़्यादा करी, तूने कम करी, इस टाइप से उन दोनों में एंटी पैटर्न क्रिएट हुआ। अब वही व्यक्ति जो कभी बहुत प्यारा लगता था अब वो दुश्मन जैसा लगने लगा है। अब ये पैटर्न इन दोनों को इस जीवन में दोनों मेल फ्रेंड थे, इस करंट लाइफ टाइम में ये दोनों मेल और फीमेल बनकर आ गए। अब देखो वही अट्रैक्शन भी पैदा होता है, लगता है कि इसके बिना जी नहीं सकते। हाँ। क्योंकि इन्होंने इतना लंबा समय साथ बिताया है, अकेले बैठे, अच्छे मौके टाइम में इकट्ठे बैठ के घूमते थे, अकेलेपन बातें करते, एक दूसरे के दिल की बातें जानते थे। तो वो प्यार भी अपना उतनी जगह पर है। एट द सेम टाइम वो नफरत भी इन लोगों ने देखी है कि भाई एक दूसरे को मार डालूं, ये कर डालूं, इस टाइप की भाव भी देखे, क्योंकि इसने मेरा हिस्सा ज़्यादा ले लिया, इसने ऐसा कर लिया, इसने मुझे चीट किया, इसने मुझे धोखा दिया, काइंड ऑफ। तो वो पैटर्न और एंटी पैटर्न दोनों हमारे ही सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर्ड पड़ा हुआ है जी। उसी को देख कर जीते हैं जिस काफिर पे दम निकले, ऐसे करके किसी शायरी में सुना है कि उसके प्रति दुश्मनी का भाव भी पैदा होता है और उसी के प्रति ही प्रेम भी पैदा होता है। ऐसा पैटर्न भी बहुत बार आया है। ऐसे केस में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी लर्निंग क्या है। अगर मैं ये पैटर्न समझ लूँ ना,
तो जीवन में होने वाली रिपीटेड घटनाएं या आने वाले बहुत सारे दुख अपने आप चेंज हो जाते हैं। वाह सर, आपने एक बात कही कि सोल सपोर्ट सिस्टम भी है और कार्मिक सेटलमेंट भी है। आई एम श्योर कि बहुत से व्यूवर्स के मन में ये सवाल होगा कि उन्होंने किस प्रकार की मैरिज चुनी है, क्यों कुछ लोग इतनी चैलेंजिंग मैरिजेस को चूज़ करते हैं और क्यों कुछ लोगों की मैरिज इतनी अच्छी होती है कि वो दो लोग मिलकर एक्चुअली कुछ बहुत अच्छा क्रिएट करते हैं यूनिवर्स में, और कुछ लोग बस लड़ते झगड़ते रह जाते हैं। केओस उनकी लाइफ में आता है जब दूसरा इंसान लाइफ में आ जाए, उन्हें समझ नहीं आता कि क्या हुआ उनके साथ। शादी से पहले वो इतने अच्छे थे, अब सब बदल गया है। तो ये डिफरेंस क्यों है, किसके बेसिस पर ये होता है? कभी कभी हमारी सोल जो है ना एक ऐसा पैटर्न बना लेती है, जैसे जिसमें उन्होंने ऐसा सीखा था कि नो गेन विदाउट पेन, ऐसा पैटर्न उन्होंने बनाया हुआ हो सकता है। बिना पेन के गेन नहीं होगा, बिना पेन के तुम्हें कुछ मिलेगा नहीं, ऐसा उन्होंने कहीं ना कहीं पैटर्न बना रखा था। एक लड़की का मेरे पास हमारे पास पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाने के लिए आई। उसके पैटर्न में मैंने ये देखा, इसी जीवन का एक पैटर्न था, इसी जीवन का, पुराना नहीं, इसी जीवन में बचपन में मैंने देखा कि उसके पापा जो है उनका स्वभाव बड़ा कठोर था। तो वो उनके अटेंशन को तरसती थी हमेशा कि पापा कभी आए तो उनका मतलब पापा आए तो मेरे को हग करें, मेरे को टाइम दें, मेरे को प्यार करें, ऐसा करके वो टेंशन को मन में एक पैटर्न क्रिएट हुआ कि जब भी पापा जो बिल्कुल लविंग एक रिलेशन होना चाहिए, मेरे पिता जो हमेशा मेरे लिए उपलब्ध रहने चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे उनको पाने के लिए भी इतना संघर्ष करना पड़ेगा, मुझे एफर्ट लगाने पड़ेंगे उस प्यार को पाने के लिए भी। तो मन ने एक पैटर्न क्रिएट किया कि प्यार के लिए भी संघर्ष चाहिए। अब देखो साइकोलॉजिकली इसके मन ने क्या बनाया कि प्यार पाना प्यार है, पिता का ही प्यार पाना है, लेकिन उसके लिए भी मुझे संघर्ष करना पड़ेगा, प्यार भी आसानी से नहीं मिलेगा। रोती थी, छटपटाती थी, पापा आएंगे आएंगे कुछ लेकर आएंगे, पापा अलग मूड में कभी आ रहे हैं, कभी किसी मूड में आ रहे हैं, रात को आके परेशान कर रहे हैं, सुबह फिर आकर बच्चे को हग कर रहे हैं, तो उसको वो प्यार भी अच्छा लगता है। और वो एट द सेम टाइम उसको ये भी लगता है कि यही पापा कल रात को पिटाई भी किए होगी, या नाराज भी होंगे, या दुखी भी होंगे, आंख दिखाई होगी, गुस्सा किया होगा। तो कभी कभी सोल के दिमाग में, सोल के मन में जो पैटर्न क्रिएट हो रखा है ना, वो ऐसा एंटी नेगेटिव पैटर्न भी हो सकता है। तो सोल जब अट्रैक्ट करती है किसी पार्टनर को, पेन देने वाले पार्टनर को भी आप अट्रैक्ट करते हो कभी कभी। ये बड़ी अजीब सी बात है। मैरिजेस में होता है कि पार्टनर आपको सिर्फ दुख दे रहा है, सिर्फ दुख दे रहा है, और कहीं ना कहीं उस दुख के अंदर भी जो है ना एक टाइप का, लोग इसको भी एडिक्शन टू ट्रॉमा करके साइकोलॉजी में एक वर्ड आता है कि आप उसी के प्रति भी एडिक्ट हो जाते हो कि पेन मिलेगा फिर उसमें ही मजा आएगा। हाँ, वो पेन भी अच्छा लगना है, उस पेन भी लोगों को अच्छा लगने लग जाता है। ये बड़ी अजीब सी बात है। क्यों एग्जैक्टली? नहीं, साइकोलॉजिकल चीज है ना। आप सोचिए, कोई पेन, जैसे एक सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ आपको। मैंने किसी का, ओशो ने एक एग्जाम्पल दिया था, मैं कोट कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि एक बंदा जो है वो जो सारा दिन, उसका जूता ना बड़ा तंग था, तो सारा दिन वो तंग जूते को पहन के आता, बड़ा परेशान होता। जूता मतलब एक समझो एक नाप नीचे था, एक जिस नंबर था उससे एक नंबर कम था, सारा दिन उसको लेके। तो लोग पूछते कि भाई तू इसको उतार क्यों नहीं देता, इतना तेरे को दुखी करता है जूता, नया ले ले, बदल ले। कहते यहाँ तक तो कहते तुम कह तो ठीक रहे हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारा दिन ये जूता मुझे दुखी करता है, लेकिन शाम को जब मैं इसको उतारता हूँ ना, तो जो सुकून मिलता है ना, वो तुम क्या जानो। आप समझ रहे हो? मैंने आपको अलग एग्जाम्पल पहले वाला उस लड़की वाला बताया, अब ये वाला एग्जाम्पल देखो। इस एग्जाम्पल में क्या है कि एक पेन, लगातार कोई चीज आपको तकलीफ दिए जा रही है, आप पेन के एडिक्ट हो चुके हो। पेन के साथ भी एक अडॉप्शन हो जाता है हमारा मन जो है ना, और वो उसे स्वीकार करता है, उसी को स्वीकार करता है। फिर उसमें एक सुरक्षा भी उसको मिलनी शुरू हो जाती है, भले ही कैसा है ना, भले ही टेढ़ा है मेढ़ा है जैसा पर है ना, वो भला है बुरा है जैसा भी है ना, मेरा पति तो मेरा देवता है। अब वो देवता बना लिया, तो अब उसको भुगतो, अच्छा है या बुरा है, आप ही ने उसको एक्सेप्ट किया है। मन उसी को मांगता है बार बार, यही चाहिए, भले ही बुरा है लेकिन फैमिलियर है। भले ही बुरा है क्योंकि कोई दूसरा अननोन से पंगा लेने के बजाय एक नोन पर्सन जो है ना, जो दर्द भी दे रहा है फिर भी एक्सेप्टेबल है। तो ये भी लोग अपने मन में बना लेते हैं। जैसे मैंने आपको वो पिता वाला एग्जांपल बताया ना, भले ही वो दर्द दे रहा है लेकिन उसके बाद वो कभी ना कभी उसका थोड़ा एक सपोर्ट है, एक प्यार है, तो मन ना उस पैटर्न को मांगता है। क्योंकि पीपल आर मोर कंफर्टेबल विद फेमिलियरिटी। यस,
तो वो बहुत पैटर्न है। important तो सर यहाँ पे क्या पास्ट लाइफ कर्म का भी रोल आता है कि मान लीजिए एक सोल ने दूसरी सोल को एक जीवन में हर्ट किया और उनका कार्मिक सेटलमेंट नहीं हुआ, तो वो दोनों सोल्स अगली बार फिर से पति पत्नी के फॉर्म में एक लाइफ में मिल रहे हैं और सिर्फ वो कर्म सेटल करने के लिए वो मैरिज हुई है, क्या ये भी पॉसिबल है? बिल्कुल ऐसा भी होता है। देखो, कभी भी कोई चीज़ अधूरी छोड़ी जाएगी ना, अधूरी छोड़ी जाएगी, वो पूरा होने का जरूर प्रयास करेगी। परमात्मा किसी चीज़ को अधूरा छोड़ना बर्दाश्त नहीं करता। हम सुनते हैं ना उपनिषदों का वाक्य, ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णाति पूर्णमुदच्यते, मतलब परमात्मा परिपूर्ण है, उसके अंश हमारी आत्मा भी परिपूर्ण है। हमारी आत्मा कभी भी अधूरापन बर्दाश्त नहीं करती। आप सोचो, जैसे मुंह में हमारे 32 दांत हैं, एक दांत में कभी थोड़ी तकलीफ हो जाए ना, एक दांत ना हो ना, जीव सारा दिन उसी दांत की तरफ भागेगी। बाकी 31 भी हैं, उनको उसको भूल के ना, एक जो दांत में थोड़ी कमी आ गई ना, उसी तरफ भागने का प्रयास करते हैं। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है ना। ठीक वैसे ही जो एक चीज के मतलब वो उसको पूरा करने का प्रयास करती है, ऐसे ही हमारी आत्मा ना, जहां से कुछ कमी रह गई ना जीवन में, उसे पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास हमारी आत्मा जो है वो करती है। तो जहां जहां भी उसके जीवन में तकलीफ होगी, उस चीज को वो भरपूर करने के लिए वो जो भी मेथड लगा सकती है, दे विल डू। ह्यूमन साइकोलॉजी है ऐसे करके। तो वो पूरा करने के लिए कोई चीज़ अगर आपने अधूरी छोड़ी, कोई रिश्ता, कोई बात बीच में बात करते करते छूट गई, मन 50 वर्ष के बारे में सोचता रहता है, यार अभी बात कर रहा था, पता नहीं बंदे ने क्या बोला, उसके बाद मुझे बात कंप्लीट करनी थी लेकिन हो नहीं पाई। मान लो बीच में से एक चला गया, एक एक्सपायर हो गया, चला गया, अलग हो गए किसी भी कारण से, तो वो अधूरा रिश्ता जो छूटा ना, वो पूर्णता के लिए दोबारा उनको अट्रैक्ट करेगा। दे विल कम बैक। दुश्मन बन के ही आएंगे अगर भले ही दुश्मन बन के भी हर्ट किया है। सर जैसा आप भी मुझे बता रहे थे ऑफ द कैमरा, और हम काफ़ी पास्ट लाइफ रिग्रेशन में भी सुनते हैं कि एक सोल ने दूसरी सोल को बहुत हर्ट किया। इस जीवन में क्या हुआ कि जिसने हर्ट किया था उसी को पहले अट्रैक्शन हुआ सामने वाले से, क्योंकि जो आपने कहा पास्ट की फेमिलियरिटी है। हाँ। अब वो सोल तो अपना कार्मिक सेटलमेंट कर रही है उसे इस जीवन में हर्ट करके, लेकिन ये वाली सोल भी फिर से न्यू कर्मा क्रिएट कर रही है, रिएक्शन दे रही है, तो वो लूप खत्म ही नहीं हो रहा है। तो कब खत्म होगा सर फिर ये लूप? जब इनमें से कोई एक व्यक्ति दूसरे को माफ करना सीख जाएगा। ओके। इनमें से एक व्यक्ति, दोनों की बॉन्डिंग बनी पड़ी है, एक ने तंग किया, दूसरा तंग हुआ, दोनों के बीच में कार्मिक बॉन्ड बन गई। अब इनमें से कोई एक व्यक्ति जब माफ करना सीख जाएगा ना, ये वाली कला, तो ये बॉन्डिंग तभी टूटेगी। बट दे हैव टू बी मतलब कहीं ना कहीं दोनों को एक मैच्योरिटी। हम आए तो यहाँ पर लर्निंग के लिए हैं, तो है ना। कोई भी व्यक्ति, इवन शादी भी है तो एक लर्निंग ही ना, इट्स एन एक्सपीरियंस, एक लर्निंग है। कोई व्यक्ति उसको कैसे लेता है, अगर आप उसको अधूरा छोड़ के जाओगे तो वो पूरा करने का प्रयास करेगा, है ना। तो इसीलिए जहाँ जिस चीज़ को भी आप अधूरा छोड़ोगे, उस लूप को पूरा करने के लिए हो सकता है दोबारा आना पड़े। बहुत चांसेस हैं। या तो आप इतने समझदार हो, इतने मैच्योर हो कि मेडिटेशन के द्वारा उस कार्मिक बॉन्डिंग को अपने मन में सेटल कर लो, ये भी पॉसिबल है। सिर्फ मन में सेटल, जो हमने सामने वाले को हर्ट किया उसका क्या? बेशक उसके लिए भी एक प्रोसेस होता है जिसको हम कॉर्ड कटिंग प्रोसेस बोलते हैं। कॉर्ड कटिंग प्रोसेस बोलते हैं। अगर आपकी अवेकनिंग का एक लेवल अच्छा अचीव हो चुका है और आपने उस बंदे के साथ कार्मिक कोड को सेटल कर दिया है, थोड़ा सा टफ, इतना आसान नहीं है कि हम सोचे कि सिर्फ कल्पना से मैं अपने किसी के साथ कर्म बंधन काट लूंगा, ये इतना आसान नहीं है। क्योंकि सामने वाले की फ्री विल अभी भी किस अंदाज में है, किस चीज़ में, क्या उसने आपको फॉरगिव कर दिया या नहीं किया, इस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। इसलिए दोनों की एक तरीके से भले ही डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सहमति होती है कि ये कार्मिक हमारा सेटल हो चुका है, नाउ वी नीड टू बी प्रोसीड फर्दर। भले ही हम साथ चलें या अलग होकर चलें, है ना। कई बार कुछ लोगों का आपने सुना होगा कि भाई डिवोर्स भी होता है, लोग पूछते हैं कि ये भी क्यों हो रहा है ना। हम उस पर भी आएंगे, पॉडकास्ट में पूछेंगे। हाँ राइट। तो वो भी पॉइंट ऐसे ही निकलता है ना कि वो क्यों हुआ, क्योंकि कंप्लीट हो गया, या तो दोनों की लर्निंग कंप्लीट हो गई। अच्छा, डिवोर्स भी कंप्लीशन अपने आप कंप्लीट हो सकता है, बिल्कुल, कि भाई अब इनकी लर्निंग कंप्लीट होगी, नाउ दे नीड टू प्रोसीड फॉर देयर ओन डेस्टिनेशन, जो भी इनको आगे इन्होंने डिसाइड किया, ऐसा भी हो सकता है। डिवोर्स को कैसे समझा जाए अगर मैं कर्म के पर्सपेक्टिव से समझूं? क्योंकि दो लोग मिलते हैं एक पर्टिकुलर टाइमलाइन के लिए, फिर बिछड़ जाते हैं, तो क्या उनका मिलना उस समय तक ही सीमित था? इसमें दोनों बातें आ जाती हैं। 3 अलग अलग कारण हो सकते हैं इसको पूरा होने के लिए। एक चीज़ तो ये है कि कोई पुरानी अधूरी चीज़ को ये पूरा करने के लिए आए हैं, है ना। कोई पुरानी लर्निंग को ये कंप्लीट करने के लिए आए हैं।
तो ये पॉसिबल है कि लर्निंग आधी रह गई थी, लर्निंग पूरा करने के लिए दोनों इकट्ठे आए, और जैसी वो लर्निंग कंप्लीट हो गई उसके बाद इनका अपनी अपनी सेपरेट जर्नी है। ये जिस रूप में भी जीना चाहें जी सकते हैं, भले ही साथ रहना चाहें, भले ही अलग होना चाहें। एक ऐसा हो सकता है। दूसरा ये भी हो सकता है कि एक व्यक्ति ने दूसरे को कभी डिच किया हो, तो इस जीवन में दूसरा उसको डिच करके निकल जाए, मतलब आपका कार्मिक कॉन्सिक्वेंसेस का एक पार्ट हो सकता है। तीसरा कभी कभी ऐसा भी होता है, कोई व्यक्ति हमें सिर्फ एक लर्निंग देने के लिए एक टीचर रूप में ही आता है, कुछ समय के लिए हमारे जीवन में आएगा, हमें कुछ सिखाकर उसके बाद अपना रास्ता उसका अलग हो जाएगा। कभी कभी ऐसा भी होता है। तो 3 अलग अलग केसेस हो सकते हैं। कोई व्यक्ति डिवोर्स क्यों होता है ना, डिवोर्स के पीछे की यही कारण है। कई लोग ये भी होता है, एक पैटर्न क्रिएट कर लेते हैं, किसी व्यक्ति से बहुत ज़्यादा नज़दीकी ना उन्हें बर्दाश्त नहीं होती साइकोलॉजिकली। जैसे मान लो कोई व्यक्ति सन्यासी रह चुका है, अब उसके मन में हमेशा शांति से अलग रहने का इंटेंशन है, और वो बार बार अपने मन में डालता है, बच्चों के बीच में या पति के साथ उनकी खिचड़ पिचड़ में कहीं ना कहीं अंदर से एक घुटन सी फील करता है, यार कैसे वो अपने सॉलिट्यूड को एक्सपीरियंस करना चाहता है। तो मन में इंटेंशन डालता है कि यार कैसा, मतलब कैसे भी करके छुटकारा मिले, भले ही उसे सेफ्टी भी चाहिए, उसे कंपेनियनशिप भी चाहिए, पर एट द सेम टाइम जो अंदर डीप डिज़ायर है अपने आप को अलग करने की, या सॉलिट्यूड की जो डीप डिज़ायर है ना, वो डीप डिज़ायर भी उसको एक्सपेंड, वो एक्चुअली ऐसा घटना हो सकती है कि उस व्यक्ति को अलग कर दे। तो मतलब सेपरेट होने का एक कारण ये भी हो सकता है कि उनमें से वन ऑफ देम है डीप डिज़ायर टू बी सेपरेटेड, उसको अपने अलोन, अपने उसमें सॉलिट्यूड में रहना चाहिए था, पे काम करना था, राइट। तो ऐसा भी हो सकता है लोगों की बहुत। देखो, स्पिरिचुअलिटी और संसार कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जिस बंदे को ये बैलेंस क्रिएट करना नहीं आया ना, वो कहीं ना कहीं ये समस्या क्यों पैदा हो रही हैं, उस बंदे को अपनी दोनों चीज़ों में बैलेंस बनाना नहीं आया है ना। मैं कंसेप्ट लेकर आया हूँ, ये कंसेप्ट का नाम है ये स्माइलिंग योगी। ये इसका मतलब एक ऐसे व्यक्ति की मैं बात करता हूँ जो आधा संसारी और आधा योगी दोनों है, मतलब दोनों स्पिरिचुअल और मटेरियल का बैलेंस एक साथ, परफेक्ट बैलेंस के साथ। हमें ये बैलेंस ही तो क्रिएट करना नहीं है ना जी। या तो हम घोर स्पिरिचुअल हो जाते हैं, घोर स्पिरिचुअल छोड़ देते हैं, या फिर हम इतने मटेरियलिस्टिक हो जाते हैं कि हम हमारी आत्मा की जो एसेंस है उसको भूल जाते हैं, राइट। एंड लाइफ इज अ बैलेंस। तो स्माइलिंग का मतलब यही है कि एक ऐसा व्यक्ति जो स्माइल करे, जो संसार के साथ रहे, बड़ी सी स्माइल हो। मैं चाहता हूँ कि आपके सारे दर्शक इस वीडियो को देखते हुए भी स्माइल करें, जी बिल्कुल, ताकि उनको हम स्माइल कर रहे हैं, राइट, तो उनको भी फील हो कि हम स्माइलिंग है। दूसरा मतलब स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़्यादा गंभीरता ना आ जाए। कुछ लोगों को देखा है, जैसी स्पिरिचुअलिटी में एंटर करेंगे एकदम से ऐसे बुझे हुए चेहरे और बहुत सीरियसनेस। अब ये नए लोगों को क्या संदेश जाएगा? इसका मतलब है कि स्पिरिचुअलिटी, जो भी स्पिरिचुअल हो जाएगा ना, वो बंदा सारी खुशियाँ छोड़ देगा और एकदम बोर, एकदम जैसे अभी आपने कहा ना, बोरिंग हो जाएगा। हाँ, बहुत बोरिंग सा हो जाएगा। तो नए लोग कभी अट्रैक्ट नहीं हो पाएंगे उसकी तरफ। मैं स्माइलिंग योगी कंसेप्ट दिया ही इसलिए है कि भाई पहले तो चीयरफुल से स्माइल बनी रहनी चाहिए, एट द सेम टाइम आई एम योगी। योगी का मतलब है कनेक्टेड हूँ मैं, श्वास में कनेक्टेड हूँ। उसके लिए मुझे जरूरी नहीं किसी जंगलों में जाकर या हिमालय पर जाकर वो अपनी तपस्या करनी पड़े। मैं इसी संसार में रहते हुए एसी कमरे में बैठकर भी मैं स्पिरिचुअल हो सकता हूँ। मैं भरी मार्केट के बीच में बैठकर पति पत्नी बच्चों के साथ बैठकर भी मैं स्पिरिचुअलिटी की प्रैक्टिस कर सकता हूँ। तो इसी को मैंने स्माइलिंग योगी बोला है कि एक परफेक्ट बैलेंस की स्थिति। एंड आई बिलीव जॉय इज द रियल स्पिरिचुअलिटी, राइट। जैसा आपने कहा ना, जब हम उस सोर्स से भी कनेक्टेड हैं और इस जीवन को भी खुशी से जी रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं, हमें लाइफ इसीलिए मिली है ना, राइट, टू एक्सपीरियंस द गुडनेस इन इट, राइट। सर, हमने बात की सेपरेशन की, मैं अटैचमेंट की बात करूंगी। कई बार क्या होता है कि दो लोगों के बीच में इतना प्रेम होता है कि वो चाहते हैं कि हर जन्म में हम मिले, और जैसे शादी को कहा जाता है ना 7 जन्मों का सफर। तो क्या इंटेंस प्रेम या फिर इंटेंस अटैचमेंट भी दो सोल्स को इतना ज़्यादा बांधती है कि वो मिलते जाते हैं और कभी उन्हें वो मोक्ष की स्टेट नहीं मिलती है? ये बिल्कुल पॉसिबल है। दोनों को एक दूसरे के साथ भी एक अलग से आनंद आने लगता है, है ना। परमात्मा कहीं ना कहीं हमारी सोल कंप्लीटनेस ही तो ढूंढ रही है ना, जी बिल्कुल, है ना, कंप्लीटनेस ही तो ढूंढ रही है। मेरे एक मित्र हैं जिनका नाम अनुज करके, नोएडा में ही रहते हैं। उन्होंने एक बुक लिखी है, जन्म जन्म का साथ। उनके अपनी वाइफ के साथ 200 जन्म हो चुके हैं, 200 लाइफ टाइम्स। और बड़ी मजे की बात है कि उन्होंने पूरा डिस्क्रिप्शन लिखा है कि कभी वो एक साथ 2 भाइयों के रूप में जन्म ले चुके हैं, 2 बहनों के रूप में, कभी 2 मित्रों के रूप में, कभी 2 वृक्षों के रूप में जन्म लिया है, लेकिन साथ साथ में। अब बात बड़ी अजीब लगती है, लेकिन कहीं ना कहीं सोल की जो ट्विन जर्नी है, या एक तरीके से सोल मेट की जर्नी है, जिस व्यक्ति से प्यार करोगे ना,
प्यार की एक ऐसी वाइब्रेशन है ना, वो दुनिया में जहाँ भी आप भेजोगे ना, वो कहीं ना कहीं जिस व्यक्ति के प्रति होगी वो दुनिया में किसी कोने में होगा, खिंचा चला आएगा। बिल्कुल। अभी आप सुनते हो ना कई लोगों के बारे में कि ये व्यक्ति इंडियन था और इंडियन ने किसी अमेरिकन से शादी करी, वो 7 समुद्र पार से उससे मिलने के लिए आए या आया, है ना। ये कहाँ से होता है? आपको इस 900 करोड़ की दुनिया में एक वही व्यक्ति क्यों पसंद आया? भले ही दुनिया के किसी कोने में वो क्यों नहीं था, वही आपके संपर्क में क्यों आया? इट्स नथिंग बाय चांस। ये आपने कहीं ना कहीं इंटेंशन डाला हुआ था कि हम हर जन्म में मिलेंगे। पर जो आपने इंटेंशन डाला था, प्रकृति, जैसे हम शिव शक्ति का उदाहरण सुनते ही है ना, 4-5 जन्मों की तो कथा सुनने में आती है कम से कम, बाकी तो पता नहीं कितनी बार ये घटना हो चुकी है। ऐसी राम सीता जी के बारे में सुनते हैं ना, मतलब एक डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनाइन कहीं ना कहीं ये लोग कनेक्ट होंगे ही होंगे, है ना। श्री कृष्ण और श्री जी के प्रति हम सुनते ही है ना, जन्म जन्म का साथ है, जब आएंगे इकट्ठे आएंगे, कोई ना कोई संसार को प्रेम का सीक्रेट समझाकर और फिर अपने आप में विलीन हो जाएंगे। मतलब वो चीज़ जो है ना, अगर कोई व्यक्ति समझ लेना तो ये परफेक्ट बैलेंस है। और मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी दोनों एक दूसरे को पूरक हैं, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्री हैं। वहाँ जो चीज़ की कमी है वो उस चीज़ की वहाँ पर अधिकता है, यहाँ जो कमी है इनके पास अधिकता है। अगर ये बैलेंस क्रिएट हो जाए ना, तो इतना परफेक्ट है ये चीज़ कि इतना आनंदमयी मतलब हो सकता है। अगर किसी को समझ आ जाए ना, तो जन्म जन्म तक साथ रह सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो सर अगर यहाँ से मैं पूछूं, शादी एग्जैक्टली करनी ही क्यों चाहिए? क्योंकि बहुत से लोगों को तो अल्टीमेट गोल ही नहीं पता होता कि एक हायर स्पिरिचुअल पर्पस क्या है विवाह करने का। बहुत से लोग इसलिए करते हैं क्योंकि समाज कह रहा है, उम्र हो गई है, उम्र हो गई है, पैटर्न बना हुआ है। हाँ, कि सब करते हैं तो मैं भी कर लेता हूँ। क्यों करनी चाहिए? अगर कोई भी व्यूअर, अगर मैं खुद से ही सवाल पूछ रही हूँ, कोई भी व्यूअर ये पॉडकास्ट देख रहा है, अगर वो आज खुद से पूछे कि मुझे अगर एक पार्टनर चाहिए, मुझे विवाह करना है, तो क्या होगा उस विवाह करने से? क्या डिफरेंट होगा? क्या वो चीज़ है जो मैं अकेले नहीं एक्सपीरियंस कर सकता हूँ या कर सकती हूँ? देखो, पहली बात, जैसे मैंने कहा ना, एक तो ऑपोजिट नेचर है। आपको कोई तो चाहिए आपकी एनर्जी को कंप्लीट करने वाला। क्या हम खुद में पूर्ण नहीं है? हमारी आत्मा तो पूर्ण है ना सर? भले ही पूर्ण है, जैसे मैंने आपको फिर भी एग्जांपल देके बोला ना कि परमात्मा ने बाय नेचर आपके कुछ चक्रों को वीक बनाया है। चक्रों को वीक का मतलब है आपकी एनर्जी एक खास तरह से वीक बनाई गई है और एक खास तरह से स्ट्रॉन्ग भी बनाई गई है। और जैसे मैंने आपको कहा, मणिपुर चक्र फीमेल का वीक बनाया गया है ना, क्योंकि उनको एक बेबी कैरी करना है, नेचर की बात है। अब यही चीज मेल की थोड़ी स्ट्रॉन्ग भी बनाई गई, वो 6 पैक वगैरह, मतलब कहने का मतलब वही जो एनर्जी वही है ना, इसी वाली। अब ये इन दोनों को बैलेंस के रूप में आप देखो, तो जहां से भी आपको परिपूर्णता प्राप्त होगी, हमेशा दो ऑपोजिट जो ध्रुव है ना एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो ये एक तो ये बात है शादी होने के लिए। दूसरी बात ये भी है, शादी वर्ड का मतलब शाद है ना, शाद का मतलब है खुश रहना। अच्छा, तो मतलब मैं किसी के साथ खुश रहूंगा, अदरवाइज तो परमात्मा के लिए काफी था। exactly. एको अहम द्वितीयो नास्ति ना भूतो ना भविष्यति, ये वाली भाव परमात्मा के अंदर था। क्या जरूरत, लेकिन रिलेशनशिप की दूसरे क्यों जरूरत थी? हाँ। है ना, एको अहम बहुश्याम, परमात्मा ने ये संकल्प डाला कि मैं एक हूं, एक से अनेक हो जाऊं। अब अनेक हो जाऊं, अनेक होके भी फिर मैं अलग थलग ही रहा तो फिर फायदा क्या? मैं अनेक हो तो मैं कनेक्ट हुआ। अब कनेक्ट में 1000 लोगों से नहीं हो सकता, तो परमात्मा ने उसके लिए एक सिस्टम बनाया कि कोई एक व्यक्ति तो होगा जो तुम्हारी लाइफ को कंप्लीट करेगा। दो लोग मिलके अगर एक हायर पर्पस को साथ लेके, कि दोनों मिलके अगर स्पिरिचुअलिटी की ऐसी प्रैक्टिस करें कि दोनों एक दूसरे के प्रति मोक्ष की यात्रा पूरी करने में सहयोगी हो जाएं, फिर मजा आ जाए। फिर सच में शादी है। फिर शादी एक ऐसा पावरफुल बंधन है जो आपको मोक्ष की यात्रा भी करवा सकता है। तो हमारे शास्त्रों में गृहस्थी को एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पावरफुल बॉन्डिंग कहा, जो आपको योग से, जो आपको भोग से होती हुई योग की यात्रा करवा सकती है। वो कहते हैं ना कि जीवन के सारे पुरुषार्थ आप एक मैरिड लाइफ में एक्सपीरियंस कर लेते हैं। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष जो बात आती है, अब वरना अर्थ की भी क्या जरूरत है? अर्थ का मतलब होता है पैसा। मतलब पैसे की भी अदरवाइज जरूरत क्या है? बंदा अकेला अपना पेट तो कैसे भी भर लेगा, फिर उसको कमाना क्यों? सही है ना, कमाना क्यों? कोई दूसरा की जरूरत क्या है? नहीं तो फिर सारे ही छड़े घूमते ऐसे करके। नहीं, ऐसा नहीं ना। परमात्मा ने एक बैलेंस क्रिएट करने का एक सिस्टम बनाया कि कोई तो हो, एक गृहस्थी का कंसेप्ट बनाया। वरना हर व्यक्ति अपने आप को, जैसे आजकल ये चला हुआ है ना लिव इन रिलेशनशिप का, कि भाई थोड़ा सा साथ रहो और उसके बाद जब दिल भर जाए और एक दूसरे को परे कर दो, ये बात जमती नहीं है कहीं ना कहीं। ये कहीं ना कहीं जो पारिवारिक बॉन्डिंग है ना, उसके खिलाफ है ये पूरी की पूरी। ये जो धारणा है ना, ये पूरी उसके अगेंस्ट है।
भले ही आज लोग उसको कितना ही सपोर्ट करने वाले हों, लेकिन उसके उसके खिलाफ है ये। तो एक कंप्लीटनेस की जर्नी, जब आप एक दूसरे को इस हद तक प्रेम करते हुए चाहते हो कि सामने दोनों मिलके जीवन के हाईएस्ट स्पिरिचुअल गोल तक पहुंचने का प्रयास करते हो। क्योंकि कोई व्यक्ति आपको एहसास तो कराए ना, कोई तो आपको इंटरनली फीडबैक देना कि आप सही जा रहे हो। और अगर वो अपनी घर में पत्नी ही हो या अपना पति ही हो तो कितनी बड़ी बात है, क्योंकि दूसरा व्यक्ति कोई दूसरा कितनी आपको सपोर्ट कर पाएगा, क्या भरोसा। एक तो देखो गुरु शिष्य के बीच में एक संबंध भी होता है, एक पॉजिटिव संबंध वैसा कि गुरु जो है ना गाइड कर रहे हैं, शिष्य की ग्रोथ करवा रहे हैं। ऐसा कभी कभी पति पत्नी के बीच में भी हो जाता है। किसी चीजों में पत्नी गुरु हो जाती है और कभी कभी में पति गुरु हो जाता है। तुलसीदास जी को कितना बढ़िया राह दिखाया उनकी पत्नी ने, है ना। सुनते हैं ना कि जब वो बहुत ज्यादा उस चीज के पीछे पड़े तो कहीं ना कहीं पत्नी ने रास्ता दिखाया कि हाड़ मांस की देह से किया, जो इतना प्यार करते जो प्रभु राम से तर जाते संसार। तो उन्हीं उसी पत्नी को उन्होंने फिर देवी मानकर उनको नमस्कार किया कि आपके कारण ही मेरे जीवन को एक राह मिली। तो जाहिर सी बात है, इसलिए एक पुरुष और स्त्री के बीच में जो एक सोल लेवल की कनेक्टिविटी फील होती है, एक दूसरे के प्रेजेंस में लोग अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देना चाहते हैं। आप देखो नॉर्मली बैठे हो अपने अकेलेपन में, आप जैसे मर्जी रहो, आपका एक कंफर्ट जोन होता है। लेकिन जैसे ही कोई ऑपोजिट जेंडर का व्यक्ति वहां एंटर करेगा ना, यू विल नो मोर बी सेम। आप कुछ डिफरेंट हो जाओगे साइकोलॉजिकली, है ना। क्योंकि उसकी एनर्जी आपको कहीं ना कहीं एक अलग फीलिंग देती है, विच इज परफेक्टली फाइन। कहीं ना कहीं आपको कोई तो हो जो आपकी एनर्जी को चैलेंज करे, यस, कोई तो आपकी एनर्जी को चैलेंज करे। और बिना चैलेंज के आप ग्रोथ नहीं कर सकते कभी भी। तो कोई तो होगा जो आपकी जड़ें हिला देगा, कोई तो होगा जो आपकी जो सबसे सॉफ्ट पार्ट होगा ना आपके माइंड का, जब आप मोस्ट कंफर्टेबल जोन में आने लगोगे ना, वो आपको सीधा स्ट्राइक करेगा और वो आपको अनकंफर्टेबल जरूर करेगा। पॉजिटिव वे में भी कर सकता है, नेगेटिव वे में भी कर सकता है। क्योंकि जिस स्टेज में अगर आप बढ़े हो तो न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ के हिसाब से वहीं पड़े रहोगे, फिर ग्रोथ कैसे होगी। ये तो समझ के चलते हैं ना। यहाँ पर ये दुनिया कोई क्लब नहीं है जहाँ पर सिर्फ मजे लेने हम आए हैं। ये दुनिया एक स्कूल है, यहाँ लर्निंग के लिए आए हैं हम। और जब लर्निंग के लिए आए हैं तो जिस बेंच पर आप बैठते हो, आपके जो पड़ोसी है ना, वो बहुत मैटर करता है ना। उसके साथ वो कितना सपोर्ट देगा। कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता तो वो सोल्व कर दे, जो आपको आता है वो आप उसको शो कर दो। एक दूसरे का सपोर्ट भी हो सकता है और वही एक दूसरे के एंटी भी हो सकते हैं, दुश्मन भी हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ को समझना बहुत जरूरी है कि शादी एक ऐसा पावरफुल बॉन्डिंग है, परमात्मा ने ऐसा सिस्टम स्थापित कर रखा है। इसीलिए हमारे सभी देवी देवताओं को प्रॉपर मैरिट दिखाया गया है ना, सिस्टमेटिक है सारा। श्री विष्णु, हाँ, श्री विष्णु जी का, माँ लक्ष्मी जी का एक सुंदर जोड़ी बना के दिखाई गई है। ऐसे ही शिव शक्ति की जोड़ी तो वैसे विश्व प्रसिद्ध है ना। इसी प्रकार से बाकी सभी इंद्र आदि सभी देवताओं के भी सभी के काउंटर पार्ट दिखाए गए हैं कि ये हैं देव हैं तो इनकी कोरस्पॉन्डिंग देवी पावर भी है। अगर केवल एनर्जी फॉर्म में भी देखा जाए तो जैसी एनर्जी आपकी है उसकी ऑपोजिट और एंटी एनर्जी होनी जरूरी है। इलेक्ट्रॉन अगर है तो उसके ऑपोजिट प्रोटॉन भी होना जरूरी है। जहां पर एक इलेक्ट्रॉन फालतू है, वहां एक इलेक्ट्रॉन कम है ना। जब मिलेंगे तभी एनर्जी कंप्लीट हो पाएगी। तो ये इंसान की एक नेचर का एक हिस्सा है। इसी एंगल से परमात्मा ने ये सिस्टम बनाया है जो कि चल रहा है। सर, यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं पूछूंगी। जब हम एक दूसरा पार्टनर सीख करते हैं, बहुत से लोग ऐसे कहते हैं कि दूसरा पार्टनर हमारा एकदम ऑपोजिट होता है, जो लाइक अ जिग्सॉ पजल हमें कंप्लीट करता है। कुछ लोग ये समझते हैं कि सामने वाला हमारा मिरर होता है, एग्जैक्टली इंटरनली हमारी एनर्जी जैसी है वो वैसा ही होता है। इसीलिए कहते हैं सोलमेट्स, तुम्हारी और मेरी लाइफ जर्नी बहुत सेम है, हमारी सोच सेम है, हमारा दुनिया को देखने का नज़रिया सेम है। तो एग्जैक्टली क्या होता है? क्या वो हमारा ऑपोजिट होता है या वो हमारा मिरर होता है? डिपेंड करता है आप किस चीज़ को इन्वाइट करते हो, है ना। डिपेंड करता है आप किसको इनवाइट करते हो। जरूरी नहीं कि हमेशा आपकी सेम नेचर वाला भी हो, ऑपोजिट नेचर वाले लोग भी आपको पसंद आ सकते हैं। क्वाइट पॉसिबल ना। किसी के साथ एक सोल फ्रेमिंग होती है हमारी, मतलब सोल फैमिलियरिटी जिसको आप वर्ड यूज़ कह रहे हो उसको उसमें सोल फ्रेमिंग बोलते हैं। तो साइकोलॉजी में जो सोल फ्रेमिंग का मतलब है कि मेरी सोल और उनकी सोल के साथ कितनी मैचिंग है। तो कहीं ना कहीं आपका पैटर्न और उस सामने वाले व्यक्ति का पैटर्न कितना सेम है, आप उसके बेसिस पे देखते हो ये व्यक्ति कितना सेंसिटिव है, इसकी एनर्जी कितनी पॉजिटिव है, इसकी एनर्जी किस लेवल पर है, आप दोनों के कौन कौन से इंटरेस्ट हैं जो सेम है। कई बार हम एक साइकोलॉजिकल मैचिंग टेस्ट करते हैं लोगों की शादी से पहले। लोग आके जैसे अपनी मैचिंग करने लगते हैं ना, तो एक साइकोलॉजिकल मैचिंग टेस्ट करते हैं हम उन लोगों का, है ना। तो उसमें हमने देखा है कि जब साइकोलॉजिकल मैचिंग में दोनों बातें आती हैं, एक पैटर्न और एक एंटी पैटर्न। पैटर्न का मतलब यही है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको चाहिए जिसमें बहुत सारी बातें हों जो बिल्कुल मैचिंग हो। पर अगर मैचिंग सारी बातें, मान लो एक फीमेल जो है एक ऐसे मेल की तरफ उसका ध्यान जाता है
अगर सपोज दोनों ही फेमिनिन कैरेक्टरिस्टिक जैसे हों और मेल होते हुए भी उसमें फेमिनिन कैरेक्टर, वो भी ऐसे शर्माए, तो सोचो अब लेडीज के लिए स्वाभाविक है ना, लेकिन जेंट्स के लिए स्वाभाविक नहीं है वो, तो वो बिल्कुल एकदम ऑपोजिट हो जाएगा ना कि ये कैसा बंदा है यार, ये कहीं मतलब ये कुछ और ही लगेगा फिर लोगों को। ऐसा ना करके अगर भी इसको पॉजिटिव सेंस में लिया जाए कि भाई आपके अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो बहुत ज़्यादा सिमिलर हैं और कुछ बिल्कुल एंटी भी हैं, दोनों चीज़ें जरूरी हैं, ग्रोथ के लिए जरूरी हैं, ग्रोथ के लिए जरूरी हैं। कुछ बातें हैं जो मैच करती हैं, कुछ चीज़ों में बिल्कुल दोनों एक ही चीज़ को पॉइंट करते हो तो वो अच्छा भी है, लेकिन कुछ बातें एंटी होनी भी जरूरी हैं। एंटी चीज़ों को अट्रैक्शन देती है। और ये भी जरूरी है कि एक खलील जिब्रान से किसी ने पूछा कि पति और पत्नी के बीच में कितना सामंजस्य, कैसा बैलेंस होना चाहिए। उन्होंने कहा कि एक छत के नीचे दो पिलर होते हैं ना, बस वैसे ही, जैसे मान लो एक मंदिर है, मंदिर में दो पिलर सपोर्ट के लिए खड़े होते हैं, है ना, एक ऊपर एक नीचे गर्भगृह है, उसके ऊपर एक वो खड़ा हुआ छत है, तो उसके में अब पिलर के बीच में डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, ना बहुत नजदीक और ना बहुत दूर जी, है ना, दोनों एक बैलेंस है ना, ये खलील जिब्रान, है ना, बैलेंस है ना, बिल्कुल। तो बैलेंस क्या कर रहा है, वो बहुत नजदीक आ गए तो भी एक दूसरे के कहीं ना कहीं वो पूरी इतनी बड़ी बिल्डिंग को सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, बहुत नजदीक आना उस एंगल से भी ठीक नहीं है, और बहुत दूर होना भी नहीं कि पूरी छती ढह जाए, कहीं ना कहीं इतनी डिस्टेंस जो दोनों को अपनी इंडिपेंडेंट स्पेस भी दे, एट द सेम टाइम दोनों एक दूसरे की के साथ कंफर्टेबल भी फील कर सकें। तो मेरी इंडिविजुअलिटी, मेरी पर्सनल जर्नी, मेरा सेल्फ लव को अगर कोई बढ़ाने वाला व्यक्ति आ जाए तो बेस्ट है, जो मेरे को मेरे होने का एहसास कराए, मेरी कैपेबिलिटीज को स्ट्रॉन्ग बनाए, मुझे मेरी क्वालिटीज के बारे में बताए, मेरे गुणों को निखारने में कोई व्यक्ति मदद करे, तो ऐसा व्यक्ति जीवन में आए तो फिर उससे बढ़िया क्या हो सकता है। लेकिन कोई ऐसा भी आ सकता है, कभी कभी हमें चैलेंज देता है वो, ऐसा ऑपोजिट नेचर का भी व्यक्ति को हम जानबूझ के अट्रैक्ट करते हैं बिकॉज ऑफ अवर प्रीवियस जर्नी। हाँ, क्योंकि हम खुद को चैलेंज करना चाहते हैं, चैलेंज करना चाहते हैं, जब चैलेंज होगी तभी हम ग्रो करेंगे, राइट। चैलेंज के बिना भी आप ग्रोथ नहीं होती। तो पिछले जन्मों में हो सकता है आपने कोई ऐसी हरकत की हो, कोई भरोसा नहीं है, जिस व्यक्ति ने किसी को बहुत ज्यादा ऐसा परेशान किया होगा, जहां आपको मतलब मैं किसी का एग्जाम्पल बता रहा हूं यहाँ पर, एक व्यक्ति का, उसने कहा कि मेरी वाइफ मेरे को बहुत ज्यादा तंग करती है, परेशान करती है, अच्छे खासे लेवल के बिजनेसमैन है वो, मतलब बहुत बढ़िया लेवल के बिजनेसमैन है, इस समय ये दिल्ली गई, तो मैंने उनका पास्ट देखा, उसने कहा कि वाइफ बहुत ज़्यादा तंग करती है, कभी ऐसी नेचर है जैसे इरिटेट करती है मुझे, कई बार ऐसे करके मुझे समझ में नहीं आती इतनी सेंसिटिव वो क्यों है। तो मैंने उसका पास्ट देखा तो पता लगा कि पास्ट लाइफ में जो पेयर है ये एंटी, ये वो था, मतलब मेल और फीमेल ऑपोजिट थे। जो फीमेल थी वो कहीं ना कहीं एक सैनिक थी, अच्छा, जो एक सैनिक थी, और जो मेल था वो घर में, मतलब वो वाइफ है, यानी वो वाइफ के रूप में है, और वो जो अभी उस एंटी ऑपोजिट पैटर्न है। अच्छा, इसमें ये क्या होता था कि अब सैनिक का अपना एक अलग लाइफ है, उसको सारा दिन युद्ध में लड़ रहा है, वड़ रहा है, ऐसे करके उसका माइंडसेट कितना अलग है, बिल्कुल, है ना, लड़ने वाला एटीट्यूड, और वो इमोशंस वहाँ कहाँ पर हैं। जब आप किसी को मार रहे हो तो सारे इमोशंस को साइड में रखकर आप अपने आप को कठोर बना लेते हो, बहुत हार्ड बना लेते हो, है ना। तो अब आप किसी पर अटैक कर रहे हो, किसी की ये सोचे बगैर कि सामने वाले को क्या बस दुश्मन है और मारना है ना। एट द सेम टाइम उसकी वाइफ जो थी बहुत सेंसिटिव थी, वाइफ बार बार अपने कब आओगे और ऐसा और वैसा, है ना, वो तुम कब आओगे घर में, है ना, संदेशे आते हैं वगैरह वगैरह, तो वो उस वाले भाव में रहा करती। इसको कई बार जैसे बात कभी मिलते तो वो इस टाइप की फीलिंग आती, भाई क्या बातें करती रहती है, तुम्हारी बड़ी याद आ रही है, तुम्हारे बिना मैं मर जाऊंगी, फलाना डिमका। तो वो उसको बड़ा अजीब लगता था कि मैं कहाँ किस लेवल पर बैठा हूँ और ये किस लेवल की बातें हो रही हैं। अब देखो उसका माइंडसेट उस समय अलग है, अब ये उस समय इसकी सेंसिटिविटी को ये बहुत अलग तरीके से उसका मजाक उड़ाता, कभी सारा दिन रोती पिटती रहती है, हमेशा याद आ रही है और ऐसा और वैसा। परमात्मा ने ठाके ऑपोजिट कर दिया, वो जीवन तो बीता जैसे भी बीता, ये जो सैनिक था इसको पत्नी बना दिया। अब तुम उस दर्द को फील करो, है ना, और ये जो पत्नी थी इसको बना दिया मेल। अब देखो इसका ऑपोजिट, कि जिस चीज को जिस दर्द को तुमने किसी को दिया, अब वो सेम चीज परमात्मा में एक्सपीरियंस करने को कह रहा है कि तुम उसकी जगह एक बार बैठ के तो देखो, उसने सारा जीवन तुम्हारे इंतजार किया, अब तुम देखो। अब देखो खेल अलग सा, कहीं ना कहीं नेचर उस चीज को बैलेंस करती है। आप जिस चीज को से, मतलब ये कार्मिक पैटर्न भी ऐसा हो सकता है, जिस चीज को आपने कभी बिल्कुल डिनाई किया हो वो बिल्कुल लर्निंग लेकर आया हो आपके जीवन में,
और आपके जीवन को कंप्लीट करे। जी, इंटरेस्टिंग सर। जैसा हमने डिस्कस किया कि हम सब अपने आप में पूर्ण हैं, आजकल बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि कॉन्शियसली डिसाइड करते हैं कि उन्हें विवाह नहीं करना है, वो शादी के लिए नहीं बने हैं। ये सोल्स क्या पहले से डिसाइड करके आती हैं कि इनका कोई हायर पर्पस है, या कुछ लोग तो मज़े में ही उन्हें नहीं करना होता क्योंकि वो विद्रोही होते हैं कि मैं शादी वादी नहीं समझता, मेरी लाइफ बहुत कंट्रोल हो जाएगी। बहुत से लोग ये भी मानते हैं कि जो मेरी फ्रीडम है वो चली जाएगी। इसको मैं आपसे समझना चाहूँगी कि जो लोग विवाह नहीं करना चाहते उसके क्या डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं। देखो, दोनों के अलग अलग सोच का फ़र्क है। शादी एक का वर्ड मतलब ओवरऑल है कि शाद रहना, प्रसन्न रहना। अब हो सकता है किसी व्यक्ति की इतनी उसने आत्म प्रेम सीख लिया, इतना सेल्फ लव जान लिया अपने भीतर कि मेरी एनर्जी अपने आप में इतनी शांत और आनंद में है कि मुझे किसी दूसरे की ज़रूरत ही नहीं। अब जैसे भगवान बुद्ध जैसी कोई हस्ती हो, हम सुनते तो है ना कि यशोधरा को छोड़कर वो चले गए और बाद में उन्होंने अपनी आत्मा की खोज करी और अपने आप को जाना, और जब अपने आप को जाना तो उन्होंने अनेक लोगों ने उनके थ्रू अपनी आत्मा को पहचाना। चलो वटएवर, है ना। अब इस बात को इस एंगल से देखो कि जिस व्यक्ति अपने आप में वो कंप्लीट हो चुका है, अपने आप में वो इतना आनंदित हो चुका है, अब उसे किसी दूसरे की जरूरत ही नहीं है। ऐसे भी किसी का संकल्प हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है किसी व्यक्ति ने पास्ट लाइफ में इतने दर्द झेले हों कि भाई ऐसे से होने से तो ना ही अच्छा है। मैं अपने आप को एक पार्टनर ने मुझे इतना झेलाया कि मन ने संकल्प ले लिया कि मुझे करना ही नहीं है, मुझे उस तरफ जाना ही नहीं है। मैं जैसे भी होगा अपने ही जीवन के चैलेंजेस को अपने आप देखूंगा। द अदर इज हेल, एक बुक है, किसी फॉरेन ऑथर ने लिखी है। इसका जो टाइटल है नेट पे देखना, इसका नाम है द अदर इज हेल। द अदर, वो पार्टनर को बोल रहा है? हाँ, इन जनरल कोई भी व्यक्ति, जैसे एक इसका मतलब ओवरऑल थोड़ा लगेगा तो अजीब सा। द अदर इज हेल का मतलब है कि बोल दिया सामने। हाँ, ये क्या मतलब हुआ, है ना। इसका मतलब क्या है कि ओवरऑल देखो ना, जैसे आप अपने कंफर्ट जोन में बैठे हो, एक जनरल बात कर रहा हूँ जी, आप बिल्कुल अकेले हो तो आपका बिहेवियर कैसा होगा? आप मोस्ट कंफर्टेबल अपने आप के साथ, अपनी मस्ती में मस्त हैं, गाना गुनगुना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, है ना। सडनली कोई आके बस बैठ जाता है, भले ही आपको कुछ ना कहे, लेकिन वहां पे कोई बैठा हुआ है कोने में अलग से, कॉन्शियस हो जाते हैं। यू विल बी कॉन्शियस, यू विल नो मोर बी कंफर्टेबल विद योरसेल्फ। आप कहीं ना कहीं इसी दूसरे की उपस्थिति आपको खुद के रियल सेल्फ से अलग कर देती है। बहुत लोगों ने पिछले जन्मों में सन्यासी बनकर अनेक लंबे समय तक, हो सकता है, अपने अकेले रहने का आत्म आनंद उठाया हो। आत्म आनंद में सालों साल, जैसे भगवान शिव को देख लो, है ना। भगवान शिव अपने आनंद में चुपचाप बैठे हैं, बरसों तक, सालों तक, युगों तक उनकी एनर्जी को हिलाने वाला कोई नहीं आता। तो अपने आप में इतने वैरागी हो जाते हैं कभी कभी वो, लेकिन वो भी इंसान की एक नेचर ही है ना। अब हम में से बहुत से शिव भक्त रह चुके हैं। अब भगवान शिव की उस वैराग्य वाली एनर्जी से कोई कनेक्ट कर ले तो अपने आप को बिल्कुल शांत करके, बिल्कुल अपने डिटैच होकर रह सकता है। मना नहीं है। उसी पैटर्न के साथ अगर कोई व्यक्ति जीवन में आया तो ऐसे लोग भी अपने जीवन में भी, मुझे किसी और की जरूरत ही नहीं है, क्वाइट पॉसिबल ऐसा भी हो। या दूसरा, पार्टनर ने डिच किया तो क्वाइट पॉसिबल उस वजह से उसने, या कुछ लोग ये भी करते हैं कि जिन लोगों के लाइफ में बहुत बड़ा पर्पस होता है पहले से ही, उनका वो पर्पस इतना हाई होता है, उन्हें लगता है कि मेरे इस पर्पस के रास्ते में कोई दूसरी हर्डल ना आए। कोई दूसरा आएगा तो मुझे अपनी बहुत सी बातें, अपने गोल्स भी उसके साथ शेयर करने पड़ेंगे, क्योंकि शादी में कहीं ना कहीं गोल्स भी चेंज होते हैं। मेरा गोल आपका गोल, आपका गोल मेरा गोल। जब ये बात आती है तो अब मैं अपने गोल्स के प्रति पहले से इतना डेडिकेटेड हूँ, मेरा गोल इतना हाई है जो मुझे 100% डेडिकेशन मांगता है ना। जब 100% डेडिकेशन मांगता है, मैं उसमें से 10 भी नहीं कम कर सकता। मतलब मैं 90 नहीं कर सकता। 90 कर दिया तो मेरा गोल अचीव नहीं होगा, 80 कर दिया तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्वाइट पॉसिबल। तो ऐसे लोगों का गोल इतना बड़ा होता है कि उस गोल के सामने उनको ये चीज़ बहुत छोटी लगती है, तो दे चेंज द संकल्प, वो अपना संकल्प लेकर आते हैं, है ना। तो ऐसा भी पॉसिबल है। मैंने कई लोगों का देखा है कि पिछले जीवन में जैसे भगवान के दर्शन हुए। मैंने एक किसी लेडी का पैटर्न देखा था, इस जीवन में शादी नहीं हो रही उसकी, तो हमें बोलते हैं कि शादी मतलब मुझे कोई शादी नहीं हो रही है, मैं बार बार प्रयास करती हूँ, शादी हो नहीं रही, आप बताओ कारण क्या है। हमने पास्ट लाइफ में देखा, अब ये बहुत अच्छे लेवल की शिव भक्तनी किसी जीवन में रह चुके, 1500 ईस्वी में इसका कहीं जन्म हुआ था और इसको बचपन से ही शैव मत में दीक्षा मिली हुई थी। तो शिव जी के साथ बचपन से जुड़ी हुई थी, भगवान का श्रृंगार करना, शिवलिंग का श्रृंगार करना और पूरा उनको जो भी करके उन्हीं को अपने पति के रूप में एक्सेप्ट करना, जो भी मानना उन्हीं को ही मानना, सब कुछ उनको मानती हुई आई, है ना। तो अब
उस जीवन में जब वो बड़ी हुई थोड़ी सी, तो उसने जब शादी की बात है तो उसने कहा कि नहीं, मेरा विवाह तो हो चुका है, मैं तो भगवान शिव के साथ अपने मन को जोड़ रखा है, तो मुझे किसी और की जरूरत नहीं है। अब उस वजह से, क्योंकि उन्होंने अपना उस जीवन तो पूरा भगवान के चरणों में बिताया और इतना ज्यादा डेडिकेशन दिया कि मैं अगले 7 जन्मों तक ऐसे ही रहना चाहती हूँ। अब ये संकल्प डाल दिया उस समय मन में भगवान के सामने, हाँ, ये संकल्प डाल दिया। अब उसी संकल्प के चलते भगवान ने उसको अनेक सिद्धियां प्रदान करी। उन सिद्धियों के कारण वो इतनी फेमस हो गई लास्ट बर्थ में कि वो लोगों को जो बोलती उसके मुंह से निकले हर शब्द पूरा हो जाता। अब वो जीवन जी कर आई, लेकिन लोग बार बार आते उसके पास और बार बार मन में ये डालते कि भाई हमारी गृहस्थी सुखी रहे, आशीर्वाद दे दो। अब वो बार बार जब उसको आशीर्वाद देती, अब उसकी अपनी एनर्जी भी वो चेक करती, ये बड़े खुश हैं। वो इस बात को देखती कि ये बड़े खुश हैं, पार्टनर भी कोई चीज़ होती है। मतलब उस तक तो ये मैंने सोचा ही नहीं था, हमने तो भगवान शिव को ही अपना सब कुछ मान के रखा हुआ था। लेकिन जैसी वो देखती है कि कोई और आ रहे हैं और फिर वो पति पत्नी एक साथ बैठे हैं, तो उसको कहीं ना कहीं उसके अंदर जो है ये हलचल सी मची रहती कि पार्टनर भी कुछ होता है और इसके साथ होने से सुख भी होता है, परिवार भी होता है, बच्चे भी होते हैं, आपस में एक परिवार का सहयोग भी होता है, और ये लोग कितने खुश हैं। एनवी और जेलसी होती है इसको एनवी कहो या एक जीवन का ऐसा आयाम जो उसने कभी एक्सप्लोर ही नहीं किया था। अनएक्सप्लोर्ड आयाम उसके जीवन का। जब उसने वो आयाम देखा, वो डायमेंशन देखा, तो मन में कहीं ना कहीं इच्छा पैदा करी कि ये भी होना चाहिए। अब उसके कारण इस जीवन में बचपन से उसके मन में ये संकल्प कि भाई शादी तो करनी है, लेकिन वो संकल्प पहले ले चुकी है 7 जन्मों तक ऐसा रहने की। इस जीवन में चाहकर भी वो शादी नहीं कर पा रही है। तो फिर हमने उनको कहा कि देखो, आप इसका एंटी संकल्प डालो, इस संकल्प को तोड़ने का संकल्प डालो पहले तो हाथ में जल लेकर उन्होंने एक 41 डेज तक लगातार, मतलब एक जाप करते हुए भगवान के सामने एक संकल्प डाला कि मैं ये जो जाप है, उन्हें टोटल मतलब 11 माला महामृत्युंजय की हमें बोली गई, एक 41 डेज तक इनसे करवाओ और फिर ये संकल्प डालो कि मैं अपने उस संकल्प को तोड़ती हूँ, मेरे जीवन में एक अच्छा लाइफ पार्टनर आए, मैं एक्सेप्ट करती हूँ और मैं अपने जीवन को कंप्लीट करना चाहती हूँ, इस जीवन में एक्सेप्ट करती हूँ, मैं उस पुराने संकल्प को तोड़ती हूँ, है ना। जब ये तोड़ा उसने, उसके फिर बाद उसकी शादी हुई। तो क्वाइट पॉसिबल ऐसे बहुत लोग जो हमारा पॉडकास्ट देख रहे हों, कौन जाने अगर आप के मन में हमेशा से अलग रहने की भावना आती है, या शादी एक बोझ लगता है, या एक बंधन लगता है, क्वाइट पॉसिबल कि आपने कभी ऐसा संकल्प मन में डाल लिया हो। तो ऐसे संकल्प अगर कुछ हो तो उसे कहीं ना कहीं एक प्यार भरी प्रार्थना के रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है कि प्रभु, अब मुझे एक ऐसा पार्टनर चाहिए जो मेरी लाइफ को कंप्लीट फील करवा सके, हम दोनों मिलकर अपने जीवन की ग्रोथ कर पाएं, मुझे ऐसा जीवन में, है ना, पार्टनर मिले, पति या पत्नी जैसा भी जिसकी हुआ है, तो उसके हिसाब से वो मेरी जीवन में ऐसा कोई पार्टनर है जो मेरे जीवन को कंप्लीट फील करवा सके। मैं शादी का सुख भोगना चाहता हूँ या चाहती हूँ, और हम मिलकर एक दूसरे की ग्रोथ में सहयोगी बन पाएं, तो संकल्प डालना पड़ेगा। बहुत सुंदर सर, आज के इस अद्भुत पॉडकास्ट को जो हमने एक तरह से मास्टर क्लास सी कर ली है शादी के ऊपर, मुझे ऐसा लग रहा है, मैं इसको इसी सवाल के साथ ख़त्म करना चाहूँगी। जैसा हम बात कर रहे थे कि सोलमेट्स और कार्मिक पार्टनर्स दोनों के साथ ना एक फेमिलियरिटी होती है, तो जो भी व्यक्ति अभी किसी रिलेशनशिप में है या विवाह करना चाह रहा है या उसकी लाइफ में कोई नई एनर्जी आई है, वो ये कैसे समझेगा कि ये इंसान मेरा सोलमेट है या फिर ये अल्टीमेटली आगे जाकर एक कार्मिक सेटलमेंट हुआ? क्योंकि इनिशियली तो सब अच्छा लगता है, हम समझ नहीं पाते, हमें लगता है कि इस इंसान के साथ फ्यूचर है, बट बाद में जाके पता लगता है ना। तो कैसे समझा जाए अगर कोई नई एनर्जी किसी की लाइफ में आ रही है कि ये मेरा सोलमेट होगा या कार्मिक पार्टनर होगा? ये आसान नहीं है समझना, सच आसान में नहीं है, नहीं, ये डिफिकल्ट है। देखो, एक बात समझ लो कि आपके व्यक्ति जिसको आप सोलमेट या कार्मिक पैटर्न बोल रहे हो, ऐसे आपके पास 5, 6, 7 लोग हों जरूरी नहीं है। जीवन में आएंगे ऐसे लोग, और सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन फील हो किसी ऐसे व्यक्ति के प्रति होगा जो सबसे ज़्यादा कार्मिक पैटर्न होगा आपका, यानी उसके साथ कर्मा इतना स्ट्रोंग है, वो आपको अट्रैक्ट करेगा ही करेगा। मेरे अपने बड़े भाई साहब की मैं बात कर रहा हूँ, किसी समय में, अब से 30 साल पुरानी, 30 साल पुरानी बात है लगभग, मतलब मन में ऐसे हेमा मालिनी से मेरी शादी होगी वगैरह 30 साल पुरानी बात है, उस समय तो ऐसा पता नहीं क्या होगा, बड़ी बड़ी बातें ऐसे करनी।
लास्ट में मतलब इतने सारे रिश्ते रिजेक्ट किए, लास्ट में जिन्हें सेलेक्ट किया, जो मेरी भाभी के रूप में जिनको उन्होंने सेलेक्ट किया, तो वो मतलब एक सामान्य से घर की, बिल्कुल एक सामान्य सी लेडी हैं, बहुत लविंग और बहुत प्यारी वो हैं, लेकिन जिस हिसाब से उनकी बड़ी बड़ी बातें हुआ करती ना, उनके उस हिसाब से एक डिफरेंट ही वो लगा हमें, और सबने कहा कि तू बातें तो ऐसी ऐसी करता था और अब देखो क्या हुआ। ये है कर्मा। जहां आपके साथ इतनी डीप कार्मिक बॉन्डिंग है, भले ही आप कितनी बड़ी बड़ी बातें कर लो, आप उस व्यक्ति के प्रति अट्रैक्शन फील करोगे ही करोगे। आप सारी चीजों के बाद उसी पर हाँ करोगे जहां आपका सबसे ज्यादा कार्मिक पैटर्न होगा। आप ना के बराबर इसको हटाने की, जिसका कार्मिक बॉन्ड इतना स्ट्रोंग होगा ना, उसको हटाना बहुत बहुत मुश्किल है। तो मतलब ये तो लाइफ ही बताएगी, ये तो लाइफ ही बताएगी। यस, तो लर्निंग के लिए तैयार रहिए, एक्सप्लोर करने के लिए तैयार रहिए, के लिए तैयार रहिए। और इसलिए बिल्कुल भी मैं नहीं कह सकता कि आप किसी सिम्टम से पहचाने कि कैसा होगा। पर ये समझिए, देखो दोनों में अगर मैं डिफरेंस बताऊं थोड़ा सा, क्या हो सकता है, जो आपका सोलमेट होगा ना, सोलमेट के साथ आप हमेशा कंफर्टेबल फील करोगे, एट होम फील करोगे, जैसा भी होगा एट होम फील करोगे। भले ही वो आप अकेले में हैं, एक साथ हैं, भीड़ के बीच में हैं, या अलग अलग सिचुएशन में आप ट्राई करके देखो, अगर कोई व्यक्ति सदैव उसका बिहेवियर आपके साथ कंफर्टेबल रहता है, तो आप पाओगे कि ये व्यक्ति हो सकता है आपका सोलमेट हो। क्योंकि सोलमेट कौन होता है, देखो, जिस व्यक्ति के साथ आपने पूरा लाइफ टाइम बिताया हो, फिर मन में संकल्प डालो, यार ये बंदे का साथ चाहिए, आपने मन में डाला हो कि साथ चाहिए, ये बंदा बहुत अच्छा लगा, पूरा जीवन हमने साथ बिताया, किसी भी रूप में हो सकता है। कभी कभी पता है, वो कभी कभी मतलब यहाँ तक कि एक पिता भी हमारा सोलमेट हो सकते हैं। बिल्कुल सर। तो पिता हो सकती है, माँ हो सकती है, भाई बहन हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, पति या पत्नी भी हो सकते हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड भी हो सकते हैं। क्या पता सोलमेट किसके बारे में हमने क्या वो डाला हो कि ये बंदा इतना कंफर्टेबल है, मैं इसके साथ एक और जीवन बिताना चाहता हूँ। परमात्मा आपकी फ्री विल का हमेशा सम्मान करते हैं। क्वाइट पॉसिबल ऐसे व्यक्ति को दोबारा आपके जीवन में भेज दें। इसीलिए जो हम कहते हैं ना, जन्म जन्म का साथ, यानी 7 जन्मों में भी वो सेम चलता है क्या? यस, चलता है अगर आप किसी व्यक्ति के साथ कंफर्टेबल फील करें तो। पर एट द सेम टाइम कर्मा भी तो अपनी जगह पर है। अब सोलमेट देखो, आपने हो सकता है किसी व्यक्ति के मन में ये संकल्प डाला हो कि ये व्यक्ति मेरे जन्म जन्म का मुझे साथ चाहिए, ऐसा हो सकता है। लेकिन किसी दूसरे व्यक्ति को आपने डिच किया हो, सॉरी मतलब ये जनरल बात कर रहा हूं मैं, तो ऐसा भी बहुत बार होता है कि व्यक्ति की शादी किसी से हुई, लेकिन कोई तीसरा जीवन में आता है और फिर लगता है कि यार ये बंदा मेरे को इतना अपना लगता है। ऐसा भी लोग हमें बहुत बोलते हैं जी। क्योंकि लगता बड़ा अजीब सा है, हम किसी की पर्सनल लाइफ में किसी के इंटरफेयर नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन मैं जो बता रहा हूं कि लोग इतना ज्यादा वो फील करते हैं कि रह किसी के साथ रहे हैं और वो भी उनकी केयर करता या करती है, लेकिन एट द सेम टाइम उनका अट्रैक्शन किसी तीसरे के प्रति भी आ जाता है। तो वो क्यों होता है? वो इस कारण से होता है कि वो हो सकता है सोलमेट हो और ये इनका कार्मिक पैटर्न हो, क्वाइट पॉसिबल, या ये कार्मिक हो और वो दूसरा सोलमेट हो, क्या भरोसा। तो ऐसे केस में क्या करना चाहिए अगर कुछ ऐसा हो तो प्यार से, एक्सेप्टेंस के साथ, लविंगनेस के साथ, भाई आज की मर्यादा को तो हमें मेंटेन करना है ना, हम किसी मर्यादा के बाहर नहीं जा सकते, आज के सिस्टम के बाहर नहीं जा सकते, तो चुपचाप प्यार से उस चीज को एक एंड पर ले आना चाहिए और जो है उसे पूरी तरह स्वीकार करना चाहिए। तो सर क्या ऐसा हो सकता है कि हमारी फ्री विल से जो व्यक्ति हमारी भाग्य में लिखा है, चाहे सोलमेट हो चाहे कार्मिक पार्टनर हो, इस जीवन की फ्री विल से आप उसे भी बदल सकते हैं, उसे टाला जा सकता है? इज दैट पॉसिबल? या फिर वो सोल अपना कर्म सेटल करने आएगी ही? दृढ़ कर्म है, क्योंकि देखिए हमारे माता पिता, हमारे भाई बहन ऐसा कहते हैं ना, और हमारा पार्टनर, ये जितना मैंने पढ़ा है आप इन्हें नहीं चेंज कर सकते। बट आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई फ्रॉम यू कि अगर किसी की फ्री विल इतनी स्ट्रांग है कि जो उसके लिए लिखा था उसने उसे भी बदल दिया। क्वाइट पॉसिबल, ये होता है, कुछ हद तक पॉसिबल है, डिपेंड करता है कार्मिक कितना स्ट्रॉन्ग है। जैसे आपने वर्ड यूज किया दृढ़ कार्मिक, तो 3 तरह के कार्मिक इसमें होते हैं। दृढ़ होता है, दृढ़ अदृढ़ होता है, और एक अदृढ़ कार्मिक होते हैं। यानी कि एक अगर कहूँ तो एक स्ट्रॉन्ग कार्मिक है, पावरफुल कार्मिक है, एक माइल्ड कार्मिक है, और एक वीक कार्मिक है, बीच लेवल का हो सकता है। तो माइल्ड अगर हो किसी के साथ कोई कार्मिक ऐसा लेन देन, जैसे थोड़ा बहुत कुछ प्लस माइनस हुआ, कुछ दुश्मनी सी थी, ऐसे व्यक्ति को माफ़ी प्रार्थना करके कैंसिल किया जा सकता है। छोटा मोटा कार्मिक तो ऐसे निकल जाएगा। जैसे एक हो गया पत्थर पे लिखी हुई लकीर, एक हो गया रेत पे लिखी हुई लकीर, और एक हो गया पानी में खींची हुई लकीर। तीनों में फर्क है ना। तो कुछ तो कार्मिक बहुत स्ट्रांग हो सकते हैं पत्थर पे लिखी लकीर की तरह से, कि आपने इस व्यक्ति को इतना सताया था कि व्यक्ति आपके जीवन में आएगा, या इतना प्यार किया था कि आपके जीवन में आएगा ही आएगा। क्वाइट पॉसिबल। तो पत्थर की लकीर भी हो सकता है, किसी किसी की रेत की लकीर भी होती है।
रेत की लकीर का मतलब है हाँ मन में आया था, कुछ समय साथ बिताया था, फिर मन में कहा कि यार ठीक है, अच्छा तो लगता है बंदा, इन चीज़ों में कंफर्टेबल भी है, फिर उसके बाद वो अलग हो गया, फिर आपके बीच में वो बॉन्डिंग एक तरीके से कम रह गई और फिर आपने कहीं ना कहीं उस चीज़ को मेंटली हटा भी दिया। क्वाइट पॉसिबल, समय है, बहुत कुछ बदल देता है ना। तो डिपेंड करता है आपका कार्मिक कैसा रहा हो। तो अगर किसी के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग रहा था तो वो अनअवॉइडेबल है। फिर भी मैं कह रहा हूँ, मैंने बहुत टफ से टफ लोगों के कार्मिक देखे हैं, बहुत टफ से टफ, मतलब जहाँ पर इतना होता है कि जैसे बिल्कुल एक दूसरे के प्रति एकदम दुश्मनी वाला भाव। मैंने एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एक व्यक्ति जो बता रहे हैं, उनकी एज है करीब 62 ईयर के आसपास, ठीक ठाक से रिच लेवल के हैं। उनकी जो वाइफ है ना, वो उनको डंडे से मारती है। क्या? शी बीट्स विद ए लाइक, घर पे जो लट पड़ा थापी होती है ना, वो उसको ले लेके उसको इतना पीटती है ना। कई बार ये बंदा इतनी सारी मार खा के भी हमारे पास आया, बैठा हुआ है और कह रहा है कि मैं मतलब लगभग हर हफ्ते मेरी पिटाई होती है। ये सच में बड़ा अजीब भी लगता है, लेकिन उसने कहा कि इतनी अभी बिकॉज क्योंकि उनकी मतलब एज ऐसी है, तो हमने भी मतलब हाथ जोड़ के भाई आप बड़े हैं, हमको आपको क्या बोलें। लेकिन जो पैटर्न है, अब इन्होंने बताया कि इनकी जो हमने जो देखा इनका पास्ट लाइफ में, ये व्यक्ति लास्ट जीवन में, ये जो व्यक्ति है ये उतना ही रिच था, ओके। दान मान भी ठीक ठाक करता था, लेकिन घर में ना इनकी वाइफ नहीं थी, तो घर में एक नौकरानी जो है वो कपड़े वगैरह धोने के लिए आती थी। अब कपड़े धोने के लिए आती तो, लेकिन इसको जैसे नुक्ता चीनी निकालने का एक होता है ना, हाँ। ये कैसे बिल्कुल एकदम परफेक्शनिस्ट जो होते हैं, बिल्कुल इतना सा भी दाग बर्दाश्त नहीं होगा, है ना। तो दाग बर्दाश्त नहीं होगा, वो लेडी जो भी लेकर आती कपड़े उपड़े में कोई ना कोई उसमें नुस्खा निकाल देता, ये कमी है, ये कमी है, ऐसे करके निकाल देता, परेशान करना। और फिर इतना गुस्सा करता, नाराज होता, और कभी कभी उसी कपड़े से, जिस थापी से वो धोती थी ना कपड़े, उससे उसकी पिटाई करता वो। अरे वही थापी उसे वापस से मिल रही है। कुदरत का न्याय देखो, वो कहाँ उसकी नौकरानी थी और उस नौकरानी को वो थापी से मार रहा है। एक तरीके से इस जीवन में वो पत्नी बनकर आ गई है। अब वो अपना पूरा हिसाब करती है उसके साथ ऐसे करके, और कहता है पता नहीं मैं सहन कैसे कर लेता हूँ। और वो खाता भी है, वो खा भी लेता है, बड़ी अजीब सी बात है, मार भी खा लेता है भाई, आम सांसारी हो और ठीक ठाक रिच लेवल पर, मतलब ऐसा नहीं कि वो कुछ कर नहीं सकता, ही कैन डू एनीथिंग, केस वेस भी कर सकता है, कुछ और भी कर सकता है, नई शादी भी कर सकता है, छोड़ भी सकता है, एग्जैक्टली। लेकिन वो कुछ नहीं कर रहा। कार्मिक स्ट्रॉन्ग है, इतना पावरफुल कार्मिक है, कई महीनों तक, कई सालों तक उसने वो था, तो परमात्मा उसको नहीं छोड़ सकता। ये कार्मिक बॉन्डिंग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ही हैज टू बैलेंस इट। अगर, और इतने शुभ कर्म भी थे कि धन भी है जीवन में जी। मतलब उस पैसे से दान इत्यादि भी करता रहा होगा, परमात्मा ने धन फिर से दिया। जो चीज आप बांट रहे हो ना, वही चीज जीवन में लौट कर आएगी। खुशियां बांट रहे हो, खुशियां आएंगी। सम्मान दे रहे हो, सम्मान भर भर के मिलेगा, है ना। प्यार दे रहे हो, प्यार भर भर के मिलेगा। अपमान कर रहे हो, जीवन में अपमान भी उतना ही मिलेगा। फिर दर्द दे रहे हो, दर्द मिलेगा। थापी दे रहे हो तो थापी मिलेगी, है ना। स्पेशली इस इंसिडेंट से तो पता लगा कि तो बड़ी बात है सोचने की कि अल्टीमेटली फिर अब जो आपने बात कही कि क्या इस कर्म से कैसे छुटकारा, पहली बात माफी मांगे, है ना। जैसे ही माफी प्रार्थना होती है ना, बदलाव शुरू होता है। सिंपली जैसे आपको लगे कि 4 लाइन की होपोनोपोनो प्रेयर हमेशा हम बोलते हैं इस चीज के लिए, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। ये 4 लाइनें बार बार उस सोल के प्रति भेजी जाएं एक वाइब्रेशन के रूप में। कितनी देर में समझेगी ये तो हम नहीं कह सकते, पर मान लो कोई व्यक्ति महीना भर 10 मिनट भी डेली लगाकर आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू, ये फ्रीक्वेंसी उस व्यक्ति की सोल के प्रति भेजता रहे, डेफिनेटली उसकी सोल, कोई भी ऐसा पत्थर नहीं है कि समझेगा नहीं। मैंने देखा है, हजारों लाखों लोगों के जीवन बदलते हुए देखे। क्योंकि वीडियो में मैंने डाला था कब से करीब 6 साल पहले होपोनोपोनो प्रेयर, तो लोगों ने इतना अप्रिशिएट किया था कि भाई ये 4 लाइनें बोलने से हो क्या जाएगा। कई लोग पहले मतलब मजाक में लेते थे कि ये क्या हो जाएगा, इससे क्या हो जाएगा, आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी, आप ये तो मंत्र ही बना दिया, ये तो लाइन है ना, इसमें क्या हो जा रहा है। हाँ। लेकिन ये हवाईयन प्रेयर है, हवाई आइलैंड से आई एक ऐसी प्रेयर है कि लोगों के जीवन बदल दिए इन्होंने। छोटी सी बात करने में क्या हो जा रहा है, लेकिन बात क्या हो रहा है, फ्रीक्वेंसी, एनर्जी आप भेज रहे हो। तो एक व्यक्ति के अंदर आपके प्रति एंटी एनर्जी है, दुश्मनी की एनर्जी है, आप बार बार उसको सॉरी बोले जा रहे हो, आपको लगता है क्या हो जाएगा, हो जाएगा, बहुत कुछ हो जाएगा। जो उसके अंदर बार बार वो नफरत की एनर्जी है ना, उसको कहीं तो शांत करोगे ना, कहीं ना कहीं तो कार्मिक सेटलमेंट कहीं ना कहीं तो होगा, क्योंकि वही ना हमारी एनर्जी स्पीक्स, चाहे हम डिस्टेंस पे हो। राइट। और दूसरी बात है कि आत्मा तो प्रेम से भरपूर है ना। आप आज किसी के प्रति दुश्मनी का भाव रख सकते हो, लेकिन आप दुश्मन नहीं हो सबके।
आप देखो, एक व्यक्ति सारे संसार के प्रति पॉजिटिव होगा, सबके लिए एक लविंग, एक व्यक्ति के प्रति इतनी दुश्मनी का भाव आ जाएगा, ऐसा लगता है इसको मार दूं, बाकी सबको वो प्यार करता है, एक व्यक्ति के प्रति नेगेटिविटी क्यों लेके बैठा हुआ है? यानी कुछ तो गड़बड़ है इस व्यक्ति के साथ ही, है ना। देखा होगा आपने, ये पैटर्न भी मैंने बहुत देखा है इस पैटर्न को, कि वो सबके प्रति पॉजिटिव है, एक व्यक्ति के प्रति दुश्मनी का भाव रखता है। तो वो भी क्यों है? क्योंकि इस व्यक्ति ने कभी ना कभी इसके प्रति कोई एंटी पैटर्न क्रिएट किया हुआ है। तो उसके प्रति भाई सोल की लेवल की माफी ही बनती है ना। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू, ये वाली वाइब्रेशन भेजी जाए तो बंदा कहीं ना कहीं और मेंटली फील करे कि उसके साथ आपकी कार्मिक बॉन्डिंग कट रही है ना। आप ऐसा भी फील कर सकते हैं कि जैसे आपके इष्ट गुरु भगवान जो है ना, एक स्वॉर्ड लेकर, एक तलवार जैसा लेकर उस कार्मिक बॉन्डिंग को काट रहे हैं जी। अगर आप इसको अनुभव करेंगे ना, तो धीरे धीरे उस व्यक्ति के साथ आपकी कार्मिक बॉन्डिंग शांत होने लगती है और एक लविंगनेस की फीलिंग आने लगती है। हमने टफ से टफ कार्मिक को भी हमने सुधरते हुए देखा है। आई एम श्योर सर कि जो एनर्जी मुझे आज के इस पॉडकास्ट में फील हुई ना, ऑडियंस को भी फील हुई कि बाय द एंड ऑफ दिस पॉडकास्ट मैं तो बहुत एनर्जाइज फील कर रही हूँ और मुझे एक्चुअली शादी की स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस समझ आई कि क्यों हमें एग्जैक्टली एक पार्टनर चाहिए होता है, क्या ज़रूरत है। अगर हमारी सोल अपने आप में पूर्ण है तो क्यों उस रिश्ते की ज़रूरत है। और बहुत ही सुंदर तरीके से मैंने उसे समझा। आई एम श्योर कि व्यूअर्स ने भी समझा होगा। और सर, मेरा स्पीकिंग ट्री के माध्यम से यही इंटेंशन है कि मैं आप तक वो राइट नॉलेज पहुँचाऊँ ताकि आप खुद की जर्नी को भी समझें और जो एनर्जी आपकी लाइफ में आ रही है उसे भी समझें। एंड सर, आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू कि आज हमने इतना अच्छा ये डिस्कशन किया और इतने डीप इनसाइट्स आपसे मिले। सो एज ऑलवेज इट वाज वंडरफुल टू हैव यू ऑन द शो। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर नॉलेज एंड विजडम। थैंक यू जी, थैंक यू। तो जैसा मैंने आपको कहा था कि आज आपको मैं स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस समझाऊंगी कि आपको विवाह क्यों करना चाहिए। अगर आपको नहीं करना है तो क्या आपकी सोल ने चूज़ किया है कि आप शादी में इंटरेस्टेड ही नहीं है। क्या होगा अगर आपकी लाइफ में वो दूसरी काउंटर पार्ट एनर्जी आती है, किस प्रकार आप वो सोल एक्सपेंशन एक्सपीरियंस करेंगे। क्यों कुछ लोग आपको दुख देने आते हैं शादी में और कुछ लोग इतनी खुशी देने आते हैं, कहीं ना कहीं कर्म से रिलेटेड है। और सर ने बताया कि कैसे उस कर्म को बैलेंस किया जाए। तो आज हमने शादी को, स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस को समझा एंड आई एम श्योर कि आपको भी उतना ही आनंद आया होगा। और आप में से बहुत से लोग कन्विंस हो गए होंगे शादी करने के लिए आज के इस पॉडकास्ट के बाद। और अपनी शादी आपको ज़रूर समझ में आई होगी, अपनी मैरिज की जो स्टोरी है, आपको अपने पार्टनर के साथ अपना सोल कनेक्शन ज़रूर समझ आया होगा आज के इस पॉडकास्ट के बाद। सो यू टेल मी इन द कॉमेंट सेक्शन कि आपको कैसा लगा, आपके क्या एक्सपीरियंसेस हैं, आपके क्या डाउट्स हैं मैरिज को लेकर, मैरिज प्रॉब्लम्स, या फिर मैरिज में जो आपने सोल एक्सपेंशन एक्सपीरियंस किया, जो खुशी आपको एक्सपीरियंस हुई, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आई वुड लव टू रीड देम एंड आई वुड लव टू शेयर द आंसर्स ऑफ योर क्वेरीज टू यू एज वेल आफ्टर डिस्कसिंग देम विद सर। तो मैं आपके लिए ऐसे ही इंसाइटफुल डिस्कशंस लेकर आती रहूँगी स्पीकिंग ट्री पर। दिस इज़ योर होस्ट रंगोली शर्मा। आई विल सी यू इन अनदर पॉडकास्ट। नमस्ते।